बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हमने एक्सरसाइज की थी रिगार्डिंग डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर दैट इज़ प्रोटियस में जो हार्डवेयर हमने डेवलप किया था, इस डाटा को फ्रॉम दिस TX सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट किया था हमने डाटा और सीरियल पोर्ट पे रिसीव किया था। इसे हमने ऑस्लोस्कोप पे भी एनालाइज़ किया था, इसे हमने वर्चुअल टर्मिनल पे भी एनालाइज़ किया था और इसे रियल सीरियल पोर्ट पर डाटा आउट करके यूजिंग लैब व्यू इसे हमने देखा था कि जो स्विचेस का स्टेटस है वो LED पे हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं वीज़ा रिसोर्स और इसके लिए एक और सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़ किया था, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है बिटवीन सेम कंप्यूटर, दो सॉफ्टवेयर के दरमियान विद इन सेम कंप्यूटर है, लिहाजा हमें एक वर्चुअल सीरियल पोर्ट एमुलेटर भी हमने कल लॉन्च किया था, जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर दैट इज़ प्रोटियस और बिटवीन लैब व्यू। इन दोनों के दरमियान ये कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड करता है। तो हम फिर क्रिएट करते हैं पेयर एक। नेक्स्ट, इसने हमें COM1 एंड COM2 का पेयर दे दिया। फिनिश। और ये पेयर जो है रेडी है और यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ओके। ये बैकग्राउंड में रन करता रहेगा और हमें COM पोर्ट कनेक्टिविटी देगा बिटवीन टू सॉफ्टवेयर्स। इसकी जो हमने COM पोर्ट की सेटिंग रखी थी कल, एडिट प्रॉपर्टीज़ करके हम देख सकते हैं। COM1 थी, 9600 बॉड रेट था। ये बॉड रेट हमने कहाँ से सेट किया था? ये बॉड रेट हमने फ्लो कोड में डिफ़ाइन किया था। इस RS232 जो हमारा टर्मिनल है, इसकी जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें जाके हमने सेट किया था कि इसका बॉड रेट 9600 होगा। इसी तरह से हमने यहाँ इसके बिल्ड के ऑप्शन में जो प्रोजेक्ट ऑप्शन थे इसमें जाके क्रिस्टल सेट किया था, दैट इज़ 20 मेगाहर्ट्ज़। और कन्फिगर चिप में जाकर हमने इसे ही बताया था कि आप हाई स्पीड क्रिस्टल, एक्सटर्नल क्रिस्टल यूज़ करेंगे। वॉच डॉग टाइमर ऑफ होगा, पावर ऑफ टाइमर ऑफ होगा, ब्राउन आउट डिटेक्शन ऑफ है, लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग इनेबल है और फ्लैश राइट जो इसके अंदर फ्लैश राइट प्रोटेक्शन ऑफ है आपकी, और यानी राइट कर सकते हैं आप। बैकग्राउंड डीबग है, डबल EEPROM डाटा रीड जो है आपका ऑफ है और कोड प्रोटेक्शन भी ऑफ है। और ये पैरामीटर के साथ हमने इसका हेक्स फाइल जनरेट की थी, हेक्स फाइल, और ये हेक्स फाइल हमने लोड की थी। ये हेक्स फाइल है सीरियल के नाम से। यहाँ ये हेक्स फाइल हमने लोड की थी एडिट प्रॉपर्टीज़ में और 20 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल यहाँ सेट किया और सीरियल COM हेक्स यहाँ लोड कर दी। तो अब ये हमें, और यहाँ पर जो लैब व्यू है इसमें COM पोर्ट जो हमने रखी थी वो यहाँ सेलेक्टेबल थी हमारी। हम देख सकते हैं व्यू में अगर हम जाएँ और व्यू टूल पैलेट्स तो हम सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ हमारे पास ये जो साइन है इससे हम पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी पोर्ट्स हमारे पास इस वक्त बैकग्राउंड में हैं, मौजूद अवेलेबल हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ COM1 हमने असाइन की थी, यहाँ COM2 असाइन करेंगे क्योंकि हमारे पास जो पेयर है वो COM1 एंड COM2 का पेयर है। ये असाइन करके जब इसको हमने रन किया था कल, ऑफ हो गया, यहाँ से देखें पावर, नहीं वो पावर ही नहीं है। इसे ऊपर UPS पे तो नहीं है, UPS पे मेरे ख्याल में UPS लाइट आई में भी चल रहे हैं ना सारे, ऊपर UPS ना बंद हो गया। अगर उससे लेकर आए, ये नीचे से जो UPS नीचे रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ से पॉज कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं इसका स्टेटस लैब व्यू में अवेलेबल है हमारे पास। और यहाँ जाके लैब व्यू में COM पोर्ट सेलेक्ट किया हमने, COM पोर्ट सेलेक्ट करके इसे रन किया और ये वाइल लूप में आ गया। सारी LED 0 हैं, वहाँ से जो डाटा आ रहा है वो 0 आ रहा है। अगर हम कोई एक स्विच ऑन कर देते हैं मिडिल में फॉर एग्जांपल, तो यहाँ डाटा चेंज हो गया। ऑस्लोस्कोप पे भी आप देख रहे हैं कि डाटा बिट अवेलेबल हो गई है, राइट, एंड लैब व्यू पे भी हमने देखा कि डाटा अवेलेबल हो गया है यहाँ पे। तो हम यहाँ बैठ के कह सकते हैं कि फील्ड में स्विच नंबर 4 इनेबल हुआ है या एक्टिवेट हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें एक काम ये करते हैं कि अभी हम एक ही रजिस्टर सेंड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें कि फ्लो कोड में अगर हम जाएं और इसे देखें, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं सेंड RS232 स्विचेस का स्टेटस को सेंड कर रहे हैं।
जो भी स्विच है पहले हमने रीड किया स्विच स्टेटस को, स्विच एक वेरिएबल में, और इस वेरिएबल को हमने सेंड कर दिया RS-232 पे, और ये वहाँ पर हार्डवेयर ट्रांसमिट कर रहा है डाटा। अब हम ये करते हैं कि 3 रजिस्टर्स, एक एनालॉग का रजिस्टर भेजते हैं और एक काउंटर, इंटरनली काउंटर, और एक स्विचेस का स्टेटस, 3 रजिस्टर भेजते हैं ताकि एक पैकेट बन जाए हमारा। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले एनालॉग कनेक्ट करते हैं, इनपुट एनालॉग इनपुट डिवाइस है, ADC कनेक्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास ये ADC अवेलेबल होगी। इस ADC को एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ हमने टाइप, इसकी नॉब है, इसको स्लाइडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्लाइडर की आप चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं, और नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ स्पीड, इसका जो नाम है एनालॉग का स्पीड, राइट। शो वैल्यू का मतलब है 0 से 100% शो करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्वर्जन स्पीड FRC, और जो आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर है सर्किट, उस पर डिपेंड करती है कितनी इसकी स्पीड है। या आप ऑसिलेटर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 8, या कन्वर्जन स्पीड जो है इसकी FRC के अंदर कन्फिगरेशन बिट है कि कौन सी क्लॉक से ये कन्वर्जन करेगा। और वी रेफरेंस का ऑप्शन है VDD का मतलब 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब है कि अगर हम इस ADC को रीड करते हैं एज ए बाइट तो 5 वोल्ट कन्वर्ट होंगे 255 में, और अगर इसे रीड करते हैं एज ए वर्ड तो 5 वोल्ट कन्वर्ट होंगे 1023 में। 10 बिट का ADC भी है और 8 बिट का भी ADC, दोनों ऑप्शन इसका मौजूद है। अगर आप 8 बिट का ADC सेलेक्ट करते हैं तो जो मैक्सिमम कन्वर्जन होगी वो 255 तक जाएगी, और अगर 10 बिट का ADC सेलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम कन्वर्जन जाएगी इसकी 1023 तक। तो हम इसे अप्लाई करते हैं, ओके। यहाँ हमारे पास ये वेरिएबल आ गया। इस वेरिएबल को हमने रीड करना है। अब यहाँ पर स्विचेस को रीड किया, और अब ADC को रीड करेंगे, क्योंकि ADC इज़ अ मैक्रो। ये जो ADC है ये एक मैक्रो है इसका, और हमने यहाँ मैक्रो से उठाया इसे, तो लिहाजा हम यूज़ करेंगे मैक्रो। यहाँ पर मैक्रो, और यहाँ पर आ गया ADC में रीड एज बाइट, इसे एज ए बाइट रीड करें। और वैल्यू कहाँ स्टोर करें? वैल्यू स्टोर करें किसी भी एक वेरिएबल में, कोई नाम दे देते हैं, इसका नाम है स्पीड में स्टोर कर दें इसे। इनिशियल वैल्यू 0 है इसकी, और टाइप इसकी बाइट है। अगर हम वर्ड करते हैं तो फिर इसकी टाइप हो जाती है अनसाइंड इंटीजर के फॉर्म में। तो इसे हमने कहा कि आप इसे वेरिएबल को स्पीड में स्टोर कर दें और स्पीड को ट्रांसमिट कर दें। पहले बाइट ट्रांसमिट करें स्विचेस का, देन RS-232 सेंड कैरेक्टर। अब कौन सा कैरेक्टर भेजें? स्पीड का। पहले स्विच का कैरेक्टर, अब 2 बाइट हमने ट्रांसमिट किए, एक स्पीड का बाइट और एक बाइट ट्रांसमिट किया हमने स्पीड का। एक एनालॉग है और एक डिजिटल वैल्यू। अगर हम इसको यहाँ रन करके देखें इस प्रोग्राम को, तो जो स्विचेस हैं वो 0 हैं सारे, और इसमें ये भी 0 है। अगर इसको मैं चेंज कर दूं तो पहला जो डाटा आ रहा है वो स्विचेस का, दूसरा 69 जो आ रहा है वो ADC की वैल्यू आ रही है, और ये मैक्सिमम चला जाएगा 255 का। और स्विचेस जो हैं वो जब ऑन होंगे तो उसका डाटा 1 आ गया और ये 255 चला गया। इसका मतलब है कि हमने यहाँ एनालॉग रीड कर ली और एनालॉग रीड करके उसको सीरियली सेंड भी कर दिया। अब इसी तरह से हम इसमें एक काउंटर ऐड करते हैं, जो इंटरनल मेमोरी में एक काउंटर चलेगा, उसको भी ट्रांसमिट कर देते हैं। उसके लिए हम कॉल करते हैं सब रूटीन काउंटर की। यहाँ पे मैंने उठा के कॉल मैक्रो यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर दिया, इसे डबल क्लिक किया, क्रिएट अ न्यू मैक्रो। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसकी रूटीन को, काउंटर की रूटीन को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखें, मैक्रो कॉल ना करें ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो प्रोग्राम, तो हम यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले चेक करो, डिसीजन करो कि काउंटर जो है हमारा, ऐड न्यू वेरिएबल, एक डिले रजिस्टर है जो कि डिले प्रोड्यूस करेगा। डिले रजिस्टर इनिशियल वैल्यू इसकी है 0 और टाइप इसकी है अनसाइंड इंटीजर, क्योंकि वैल्यू 255 से बड़ी हो जाएगी इसकी डिले की, तो हम इसे अनसाइंड इंटीजर यूज़ करते हैं। डिले वैल्यू, अगर ये हमारे डिले रजिस्टर इज़ ग्रेटर देन, से फॉर एग्ज़ाम्पल
100, अगर 100 से बढ़ जाए तो क्या करो, डिले रजिस्टर को 0 करो पहले, और काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। एक काउंटर हम बना लेते हैं यहाँ, ऐड न्यू वेरिएबल काउंटर, इनिशियल वैल्यू इस काउंटर की 0 है, एज ए बाइट है। काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, इक्वल्स टू काउंटर +1, तो काउंटर इंक्रीमेंट हो गया। अगर डिले रजिस्टर 100 से बड़ा नहीं है, अगर डिले रजिस्टर 100 से बड़ा नहीं है तो इसमें एक इंक्रीमेंट कर दें आप, डिले रजिस्टर इक्वल्स टू डिले रजिस्टर +1, से फॉर एग्जाम्पल। अब ये होगा कि प्रोग्राम यहाँ पर आएगा और हमारे पास जो वाइल लूप है उसमें सबसे पहले ये चेक करेगा कि जो डिले रजिस्टर है वो ग्रेटर देन 100 हुआ या नहीं हुआ। अगर ये ग्रेटर देन 100 हो गया तो इसे 0 करके काउंटर को इंक्रीमेंट कर दे, और अगर नहीं हुआ तो यहाँ से डिले रजिस्टर पे एक इंक्रीमेंट कर दे। जब ये 100 से बड़ा हो जाएगा तो फिर ये एक काउंटर में इंक्रीमेंट होगा, तो काउंटर इस तरह से स्लोली इंक्रीमेंट होगा। अब जो थर्ड बाइट हमने भेजना है सीरियल पे, वो भेजना है काउंटर का, RS-232 सेंड कैरेक्टर वेरिएबल काउंटर। अब 3 हमारे पास वेरिएबल हो गए, पहला स्विचेस, दूसरा डाटा जो कि हमारे पास स्पीड का एनालॉग का है, तीसरा इंटरनल एक लोकेशन है जो काउंटर के तौर पे काम कर रही है। अगर इसे हम रन करें यहाँ और यहाँ देखें कि 3 बाइट हमारे पास आ रहे हैं, अगर हम सब इनको 0 कर दें इसको, तो काउंटर की वैल्यू अभी हमारे पास 0 है और ये स्विचेस भी 0 हैं। काउंटर की यहाँ से हम देखेंगे कि जो डिले रजिस्टर है हमारा, उसकी क्या वैल्यू है। डिले रजिस्टर पहुँचा है 37 पे अभी, नेक्स्ट ये हो गया 39 पे, 41, 44, और काउंटर की वैल्यू पर ऐड करना है हमें, ऐड वेरिएबल काउंटर। काउंटर को चेक करना है काउंटर की क्या वैल्यू है, काउंटर अभी 0 है और डिले रजिस्टर जो है हमारा वो 61 पे पहुंचा है। इसे हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को, डिले को कम कर लेते हैं, बजाय 100 करने के यहाँ हम इसे से 10 करके देख लेते हैं, यानी डिले छोटा कर देते हैं कि आफ्टर एवरी 10 के बाद इंक्रीमेंट हो। इसका क्रिस्टल जो है हमने सेट किया है कितना, प्रॉपर्टीज 20 मेगाहर्ट्ज़, और यहाँ पे कितना सेट किया, 20 सेट किया हमने, बिल्ड प्रोजेक्ट ऑप्शन 20 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है चलिए। अब यहाँ इसे देखते हैं, स्टार्ट, यहाँ पर आफ्टर एवरी 10 के बाद एक इंक्रीमेंट काउंटर में होना चाहिए। यहाँ काउंटर 1 हो गया और ये काउंटर 2 हो गया, काउंटर इंटरनली खुद ब खुद इंक्रीमेंट हो रहा है डिले के बाद। अब ये देखते हैं कि प्रोटियस में ये कितनी देर के बाद इंक्रीमेंट होता है काउंटर हमारा, क्योंकि प्रोटियस ऑब्वियसली उसका क्लॉक रेट डिफरेंट है इससे। इसको कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि हम जो सेंड कर रहे हैं वो 3 बाइट सेंड कर रहे हैं, कि सेंड सबसे पहले स्विचेस, देन एनालॉग वैल्यू दैट इज़ स्पीड, और इंटरनल काउंटर। और काउंटर हमने कहाँ बनाया है, वो काउंटर हमने यहाँ पर डेवलप किया है इसका, जो एक डिले के साथ इसको इंक्रीमेंट कर रहा है। इसे सेव करते हैं नए नाम से, सेव एज serialcom _ reg3, 3 रजिस्टर्स serialcom पे हम भेज रहे हैं, सेव। और इसे हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल टू हेक्स। अब क्योंकि हम 3 रजिस्टर्स भेज रहे हैं यहाँ से, इससे फ्लो कोड से, अपने प्रोटियस के हार्डवेयर से अब 3 रजिस्टर्स भेज रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर हमें एक एनालॉग भी ऐड करना पड़ेगा।
एनालॉग कहाँ से ऐड करेंगे? इसमें वेरिएबल रजिस्टर पॉट के नाम से है, पॉट और यहाँ पर HG, ये पॉट हम कनेक्ट कर देते हैं। वहाँ पर हमने जो एनालॉग कनेक्ट की है वो देखें किस पे कनेक्ट की है। जो एनालॉग इनपुट है हमारी, राइट क्लिक करके कनेक्शन में जाएं तो एनालॉग 0 पे कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पर भी इसे हम कनेक्ट करेंगे एनालॉग 0 पे। इसका वन एंड कनेक्ट कर देंगे, दैट इज़ विथ 5 वोल्ट, और सेकेंड एंड इसका कनेक्ट करेंगे विद ग्राउंड, ताकि हम इसे बिटवीन 0 एंड 5 मैक्सिमम वैल्यू पर चेंज कर सकें इसकी। अब एक इंटरनल काउंटर है जिसके अंदर रन कर रहा है, दूसरा ये स्विचेस हैं, थर्ड ये एनालॉग वैल्यू है इसकी जो कि ट्रांसमिट होगी यहाँ से सीरियल पोर्ट से। अब 3 बाइट ट्रांसमिट होंगे। अगर इन 3 बाइट्स को हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखें आपके पास स्विचेस का बाइट 0 हो गया। ये तीनों चीज़ें आपकी पूरे तीनों बाइट 0 हैं इस वक्त। जब काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा एक, तो काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर एनालॉग की वैल्यू देखें, एनालॉग की वैल्यू 128 है इस वक्त। एनालॉग वैल्यू को अगर हम 0 कर दें, यहाँ पर अगर हम देखें कि ये स्विच बंद करते हैं तो ये पहला वाला हमारा बाइट आ गया। ये काउंटर की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर, और 3 को हम भेज रहे हैं यहाँ पर। हम इसको वैल्यू 255 कर दें अगर, ताकि हम देख सकें कि जो एनालॉग है हमारी वो चेंज हो भी रही है यहाँ पे नहीं। ये हमारे पास सब 0 1, इसको हम 0 कर दें, ये 0 0। इसका मतलब है अभी हम सिर्फ स्विच की वैल्यू ही ये भेज रहा है, प्रोग्राम हमने लोड नहीं किया, प्रोग्राम हमारा कल वाला ही चल रहा है। आज हमने नई एक्स कंपाइल की है तो वो चेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ सीरियल कॉम ही है, यहाँ पर जो है बेसिकली ये REG 3 वाली फाइल लोड करना पड़ेगी हमें। अब इसे रन करते हैं तो वी कैन सी 3 बाइट्स, राइट। यहाँ पे देखें 3 बाइट आपको नज़र आ रहे हैं। इसकी वैल्यू FF है, स्विच की वैल्यू 0 है, और काउंटर की वैल्यू 0 0 है। अब जब काउंटर 1 हो गया ये, तो यहाँ 1 आ गया इस बाइट के अंदर। तो ये यहाँ पर हमारे पास 3 बाइट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट एंड थर्ड बाइट, राइट। और इसको अगर हम 0 कर दें तो इसकी वैल्यू 0 कर दें फुल, 0 हो गई। काउंटर की वैल्यू 5 हो गई, 4 काउंटर की वैल्यू, और स्विच की वैल्यू को मैं एंटर कर दूं तो स्विच की वैल्यू 1 हो गई, फिर 0 0 ADC वाले, देन फिर काउंटर की वैल्यू हमारे पास है। तब अगर वहाँ रिसीव करना है हमें इसे लैब व्यू में, तो लैब व्यू में भी यहाँ पर इसकी जो प्रोग्रामिंग सिस्टम ब्लॉक है उसमें हमने जैसे बताया था कल कि सीरियल पोर्ट पर डाटा रिसीव करें और सिंगल 1 बाइट रिसीव करें आप। अब हम 3 बाइट भेज रहे हैं वहाँ से, तो उसका हम कहेंगे कि आप 3 बाइट्स आपके पास आएंगे। 3 बाइट में से जो हमारे पास यहाँ देख लें अगर हम, कि पहला बाइट स्विचेस का है जो हमने यूज़ कर लिया है यहाँ पर, कि 0 नंबर का जो बाइट है जो 0 एड्रेस पे आ रहा है उसको हमने बिट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब जो बाइट सेकंड आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास स्पीड का, एनालॉग का, और एनालॉग का जो बाइट है ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे। इसका मतलब है जो एड्रेस 1 होगा वो बाइट हम किसी एनालॉग गैजेट पे शो करेंगे, और थर्ड को हम एक नंबर के फॉर्म में शो करेंगे। तो यहाँ से हम इसे अलग करते हैं एक और बाइट को, लाइक दिस, इसे कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और जो हमारे पास ये अरे आ रही थी बाइट अरे, ये बाइट अरे इसको असाइन करते हैं, और इसे कहते हैं कि अब जो बाइट नंबर आपके पास 1 है वो अलग कर दें, ठीक है। वो अलग करके इसकी जो वैल्यू है वो किस पे आउट करेंगे, एक एनालॉग गैजेट। एनालॉग गैजेट हमारे पास क्या है, एनालॉग गैजेट हमारे पास यहाँ पर टैंक है, टेम्परेचर है, और ये मीटर है। इस मीटर पे हम शो कर देते हैं इसे,
यहाँ हमारे पास ये मीटर आ गया, एनालॉग मीटर। ये एलिमेंट 2 है, इसको हम कहते हैं स्पीड, ये स्पीड का डाटा है। और ये स्विचेस अब ये देखेंगे इस पे जो डिस्प्ले आ रहा है ये मैक्सिमम 10 आ रहा है, वहाँ से जो आ रहा है 255 आ रहा है, तो इसे हम 255 कर देते हैं। जो स्पीड की वैल्यू 255 तक आएगी वो हम चेंज कर देते हैं। और इसके साइज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई कलर हमें सेलेक्ट करना है इसका, से फॉर एग्ज़ाम्पल कलर चेंज हो सकता है। इसमें ये चेंज हो सकता है। इसमें राइट क्लिक करके विजिबल आइटम में डिजिटल डिस्प्ले इसमें आ सकता है, इसका डिजिटल डिस्प्ले है। इस डिजिटल डिस्प्ले को आप यहाँ पे सेंटर में भी रख सकते हैं। निडल का कलर आप चेंज कर सकते हैं, करना है तो निडल का कलर चेंज हो जाएगा आपका। ये सारे सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। देन देयर इज़ अ काउंटर। काउंटर आ रहा है हमारे पास 3rd नंबर का, तो हम इसे दोबारा इसी चीज़ को, और जो हमारे पास मीटर आ रहा है वो ये है, इस मीटर पे शो करना है इसकी वैल्यू को, लिहाजा से यहाँ कनेक्ट कर दिया मीटर से, मीटर पे वैल्यू शो होगी। अब जो 3rd बाइट आ रहा है, Ctrl+C एंड Ctrl+V, अरे में से उस बाइट को अलग करना है। बाइट नंबर 2 को, बाइट नंबर 0 corresponds to switches and byte number byte number 1 corresponds to speed and byte number 3 corresponds to counter। अब यहाँ हमारे पास ये काउंटर की वैल्यू, इस काउंटर की वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जाके साइज़ 36 कर दें इसका, और स्टाइल इसका बोल्ड कर सकते हैं, और जस्टिफाइड सेंटर कर सकते हैं इसे। और जो कलर है इसका वो आप चेंज कर सकते हैं, दिस। और टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं इसका, ब्लू कर दें इसे। और इसके साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। तो अब 3 बाइट वहाँ से हमारे पास आ रहे हैं, जो सीरियल रिसीव कर रहे हैं डाटा हम, वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में 3 बाइट ये हमारा हार्डवेयर ट्रांसमिट कर रहा है। पहले स्विचेस, देन स्पीड, फिर काउंटर। यहाँ पर जो रिसीव कर रहे हैं हम 3 बाइट रिसीव कर रहे हैं। पहला 0 बाइट जो है वो स्विचेस का है, वो स्विचेस पे दे दिया हमने, और इसको रिजॉल्व करके बिट्स फॉर्म में दे दिया। सेकंड बाइट जो है हमारे पास इसी अरे में से, ये जो अरे आ रही है इस अरे में से सेकंड बाइट जो है वो स्पीड का है, इसी अरे में से 3rd बाइट जो है काउंटर का। अब अगर इसे हम यहाँ रन करते हैं अपने इस हार्डवेयर को, और इसको इन बिटवीन कहीं पर भी एनालॉग का हम एडजस्ट कर देंगे, इसे यहाँ रन कर दिया हमने। यहाँ पे डाटा आ रहा है हमारे पास, और लैब व्यू में अगर हम जाएं और फ्रंट एंड पे जाकर इसे हम रन कर दें, तो काउंटर की वैल्यू 1 है, एनालॉग 66 है, और स्विचेस सारे ऑफ हैं। हर इंफॉर्मेशन को हमने सेपरेटली उसके जो गैजेट्स हैं उस पर डिस्प्ले कर दिए। ठीक, अब अगर हम यहाँ देखें हमारे पास आ रहे हैं 3 डाटा आ रहा है, 3 टाइप के डिफरेंट रजिस्टर्स आ रहे हैं। तो इस तरह से ये रजिस्टर्स जो हैं, यहाँ से अगर मैं एनालॉग चेंज करूँ इसकी वैल्यू, तो ये 179 तक पहुँच गया, और काउंटर 5 तक पहुँच गया। स्विच ऑन करेंगे सेकंड नंबर का, तो यहाँ पर ये स्विच ऑन है, राइट। तो इस तरह से ये से 3 बाइट मैंने भेजे हैं। अगर मैं इसे ऑन करके ऑफ करूँ, ठीक है, देखें अब यहाँ पर आ गया 7। स्पीड को मैंने वहाँ कितना रखा है, स्पीड यहाँ मेरी ज़्यादा है,
लेकिन यहाँ जो रिसीव हो रही है वो 7 पे, स्पीड 9 पर आ गई। अब अगर दोबारा इसको ऑफ़ करके ऑन करूँ, सही हो गई। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब मेरा टर्मिनल ऑन होता है तो ये डाटा के साथ प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं होता। तो ऐसा चेक नहीं है कि मैं इन बिटवीन ऑन हो जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि जो डाटा आया है वो किस सीक्वेंस से आ रहा है, मैं मिस कर जाता हूँ। जैसे अधूरी कोई बात सुन लेना, ना आपको आगे का पता है कि इससे पहले क्या बात हुई, और पीछे का भी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो यही काम इस सिस्टम के साथ भी हो रहा है कि अगर हम 10 दफ़ा ऑन ऑफ करेंगे तो चांस है कि 7-8 दफ़ा डाटा सही हो और 2-3 दफ़ा डाटा सही कैच ना कर सके। बेसिकली जो रीज़न है उसका वो ये है कि जो पैकेट है हमारा बाइट 1 बाइट 0 बाइट 1 एंड बाइट 2, जब मैं टर्मिनल ऑन करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर टर्मिनल यहाँ ऑन हो गया तो ये रिसीव कर लेगा तीनों बाइट को। अगर टर्मिनल ऑन होते वक्त यहाँ से ऑन हुआ तो उसको डाटा प्रॉपर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो डाटा गुजर चुका होगा। ये तो सिर्फ 3 बाइट हैं, इसमें सिंक्रोनाइजेशन फिर भी आसान है। लेकिन अगर बाइट्स 100 से ज़्यादा हो जाएँ, 1000 हो जाएँ, तो फिर डाटा गार्बेज हो जाता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि रॉ डाटा ट्रांसमिट नहीं करते, हमेशा कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। और इस प्रोटोकॉल में ये सेफ्टी होती है कि हमारा डाटा गार्बेज नहीं होगा, और जब भी टर्मिनल ऑन होगा उसे ये इन्फॉर्मेशन होगी कि जो डाटा मेरे पास आया है वो प्रॉपर डाटा है या डाटा गार्बेज हो चुका है, राइट। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस डेवलप की गई हैं, जिसमें एक बस जो है वो जैसे हमने कल जिक्र किया था मॉड बस है। उस मॉड बस को हम स्टडी करते हैं कि वो बस क्या है और कैसे काम करती है। फाइल से हम सेव कर देते हैं एंड स्टॉप। जो इसकी रिलेटेड PDF है आपको मतलब ईमेल हो चुकी है मॉड बस के हवाले से। यहाँ पर हम इसको स्टडी कर लेते हैं आज। और 2 ये PDF हैं, मॉडबस ओवर सीरियल लाइन और मॉडबस प्रोटोकॉल। ये आप ये भी ले लीजिएगा मुझसे, और नेट पे भी अवेलेबल हैं ये दोनों PDFs, जिसमें कि डिस्क्राइब किया गया है कि मॉडबस क्या होती है। उसकी जो समरी है वो आपको इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी कि अगर डिटेल में स्टडी करना है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नेट पे हैं जिससे कि आप देख सकते हैं। और मुख्तलिफ बसेस को, सिर्फ मॉडबस को ही नहीं, DNP3 को, SNMP को और PPI बस जो हमारा प्रोटोकॉल है जिससे हम PLC से कम्युनिकेट करते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं यूजिंग डाटा अवेलेबल ऑन इंटरनेट। यहाँ हम देखते हैं कि मॉडबस जो है बेसिकली मॉडिकॉन की डाटा बस है। ये एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है मॉडिकॉन कंपनी ने, जिसने दुनिया में फर्स्ट PLC इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो वो डाटा कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल मॉडबस मॉडिकॉन ने डेवलप किया, लिहाजा से इस रिस्पेक्ट से हम कहते हैं मॉडबस, मॉडिकॉन डाटा बस, राइट। बस का क्या मतलब होता है? बस का मतलब ये होता है कि जो भी डाटा उसमें मौजूद है, जैसे ऑर्डनरी हम लाइफ में सफ़र करते हैं, बस जो है हमारे पास
हमारे पास डिफरेंट टाइप की बसेज हैं, एयर बस भी हमारे पास है और जो नॉर्मल हमारी बसें चलती हैं वो भी हमारे पास हैं, ठीक है। हर बस का अपना अपना प्रोटोकॉल है। जब आप अमेरिका से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं, तो लाजमी सी बात है आप एयर बस में जाएंगे। एयर बस का प्रोटोकॉल देखते हैं डिफरेंट है ऑर्डनरी बसेस से हमारे, यानी आपको जब वो प्रॉपर तरीके से बोर्डिंग कार्ड इशू करते हैं, आपकी एक सीट होती है, कंडीशन इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर आपको सीट पे बिठाते हैं, चेक होते हैं, आप जब यहाँ से एग्ज़िट होते हैं तो एग्ज़िट आपका साइन होता है, वहाँ एंटर होते हैं तो एंटर साइन होता है। ये सारा किस लिए? ये इंश्योर करने के लिए आप प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएँ और मिस ना हो जाएँ कहीं, ठीक है। इसी तरह से हम नॉर्मल सफ़र करते हैं अपनी इसमें वैगन्स में, बसों में सफ़र करते हैं, वहाँ देखें जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट है, उसमें डाटा अक्सर गार्बेज हो जाता है, ठीक है ना। जब बसें बैठते हैं तो कुछ और आपका पैटर्न होता है, उतरते हैं तो डाटा कुछ और होता है हमारा, लेकिन एयर बस में ही नहीं होता। तो जितनी अच्छी बस होगी उतनी ही डाटा सेफ्टी होगी हमारी। उसी निस्बत से ये जो बस शो की गई है बेसिकली ये डाटा क्या है, पैसेंजर है उसमें जो कि ट्रैवल कर रहा है थ्रू दैट बस, और ये ड्राइवर जो है उसकी कैपेबिलिटी है कि कितने सेफ़ वे में अपने डाटा को एक पॉइंट से, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। जितना अच्छा ड्राइवर होगा उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा हैं सिक्योर वे में जो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, ठीक। देन मॉडबस क्या है? मॉडबस बेसिकली एक आरटीयू जो हम बात करेंगे ये है आरटीयू, रिमोट टर्मिनल यूनिट मास्टर के मोड में। आपके पास ये मास्टर यूनिट है, मास्टर के अलार्म्स हैं, इसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकता है। कहीं लेवल ट्रांसमीटर्स है, कहीं प्रेशर ट्रांसमीटर्स है, कहीं फ्लो ट्रांसमीटर्स हैं, कहीं टेम्परेचर है। मुख्तलिफ आपकी कंपनी में, इंडस्ट्री में जितनी भी डिवाइसेस हैं उन जो आपके प्रोसेसेस हैं कहना चाहिए, कहीं आप मिसाल तौर पर ये आपके पास सिलेंडर्स हैं या रेजरवायर्स हैं जिसके अंदर कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का लेवल सेंस करना चाहते हैं आप, तो यकीनन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वहाँ पर मौजूद होगा आपका जो कि लेवल को मेजर कर रहा होगा। और जो वो गैजेट है, जैसे ये गैजेट है, ये कनेक्टेड है थ्रू मॉडबस टू मास्टर कंट्रोल यूनिट। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टेम्परेचर लेना चाहता हूँ इन टैंक्स का, तो यहाँ पर भी एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर मौजूद है मेरे पास जो कि कनेक्टेड है ओवर मॉडबस, वो भी इसी के साथ नेटवर्क पे डाटा दे सकता है। इसी तरह प्रेशर सेंस करना है इन वेसल से तो प्रेशर भी आ सकता है, और इसके अलावा अगर कहीं मुझे ह्यूमिडिटी सेंस करनी है तो वो भी आ सकता है। सब एक ही नेटवर्क पे मास्टर कंट्रोल यूनिट से लिंक हो सकते हैं मॉडबस में। मॉडबस बेसिकली जो है इज़ एन एप्लीकेशन लेयर मैसेजिंग प्रोटोकॉल पोजीशन एट लेवल 7 ऑफ द OSI मॉडल। जो सॉफ्टवेयर की जो मॉडल है हमारा OSI मॉडल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का, उसके 7th लेवल पर आता है। प्रोवाइड्स क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस कनेक्टेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ buses or networks, typically used for communication with IO system including programmable logic controllers PLCs. Supports following communication link, इसमें TCP/IP और यूजिंग स्टैंडर्ड पोर्ट 502 इस तरह से इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू कर सकते हैं इसे कम्युनिकेट, और सीरियल RTU प्रोटोकॉल यूजिंग RS-232, RS-422 एंड RS-485 पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। डायरेक्टली ट्रांसमिट ईच डाटा बाइट as 8 data bits, so uses binary rather than ASCII encoding RTU. Start and end of the message frames is detected by timing rather than by specific characters. Start timing का मतलब है baud rate से डिटेक्ट करते हैं उसको। अब इसमें स्टार्ट में स्टार मैसेज फ्रेम्स आर डिटेक्टेड बाय टाइमिंग, और इसमें लिखा है कि सीरियल ASCII प्रोटोकॉल यूजिंग RS-232 and 485 and 485 इनकोड्स ईच बाइट एज ए 2 ASCII कैरेक्टर्स। अगर ASCII को देखेंगे तो इसमें ASCII कैरेक्टर को 2 बाइट्स में इनकोड करेगा। स्टार्ट एंड एंड ऑफ द मैसेज फ्रेम इज डिटेक्टेड बाय स्पेशल कैरेक्टर्स। टाइमिंग का मतलब है साइलेंट से देखता है, कितनी देर का साइलेंट है तो अब स्टार्ट शुरू होगा, और यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर आते हैं उससे देखता है। इंटरनेट में जैसे हम देखते हैं एक ख़ास कैरेक्टर भेजना शुरू कर देते हैं, उससे रिसीवर अपने आप को सिंक्रोनाइज़ करता है, फिर डाटा रिसीव करना शुरू करता है। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर की सीक्वेंस से होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ कोलोन है टू स्टार्ट अ मैसेज एंड कैरेज रिटर्न इन लाइन फीड टू एंड अ मैसेज, लेस एफिशिएंट देन RTU। ये जो TCP/IP है लेस एफिशिएंट देन RTU प्रोटोकॉल है, बट मे बी मोर रिलायबल इन सम एनवायरनमेंट्स। जैसे मैं कहता था कि मॉडबस में जो एप्लीकेशन लेयर है वो 7 लेयर पे आती है। फिजिकल लेयर में RS-485 है, लिंक में 802.4 टोकन पासिंग, जिस तरह टोकन आप देते हैं उस तरह से, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन लेयर पे मॉडबस
इस लेयर पे जाके काम कर रहा होता है। Modbus is a higher speed network 1 megabits per second token passing derivative that uses Modbus messaging structure. डाटा टाइप्स में क्या हो सकते हैं, इसमें सिंगल बिट्स 16 बिट के रजिस्टर्स, दो टाइप के डाटा टाइप्स इसके अंदर, या तो सिंगल बिट होगा जिसे रीड या राइट करेंगे, या 16 बिट के रजिस्टर्स होंगे, जैसे एनालॉग वैल्यू है, कोई मेमोरी वैल्यू, जैसे काउंटर जो था हमारा वो एक रजिस्टर था, तो इस तरह के 16 बिट का होगा या 1 बिट का होगा। Modbus communication, request message sent from the Modbus client to Modbus server. रिक्वेस्ट जनरेट करता है क्लाइंट टू सर्वर, यानी मास्टर स्लेव को रिक्वेस्ट जनरेट करता है। सर्वर रिप्लाइज विद रिस्पॉन्स मैसेज, फिर सर्वर इसको रिस्पॉन्स करता है। कल भी हमने इसको डिस्कस किया। Modbus रिक्वेस्ट मैसेज कंटेन एन 8-bit Modbus फंक्शन कोड। इसमें फंक्शन कोड क्या है? दैट डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा ट्रांसफर टू बी परफॉर्म। A 16-bit Modbus address that describes the location in the server to read or write data from, or for write operation the data to be transferred. Modbus ASCII and RTU में Modbus protocol comes in two versions. ASCII transmission mode, each 8-bit byte in message is sent as 2 ASCII characters. जैसे कोई होगा तो ASCII के 2 कैरेक्टर बन के जाएंगे इसके अंदर। RTU ट्रांसमिशन मोड में आता है each 8-bit byte and message is sent to 4-bit hexadecimal characters. The main advantage of RTU mode is that its archives higher throughput, यानी ये बहुत हाई स्पीड पे कम्युनिकेट कर सकता है आपका। ASCII mode allows time intervals up to 1 second to occur between characters without causing an error. अब यहाँ पर अगर हम, जैसे कल भी हमने जिक्र किया था Modbus का, और स्ट्रक्चर इसका क्या है? Modbus frame structure is the same for request, master to slave message and response slave to master. अगर हम RTU को देखें, जैसे मैंने कल कहा था साइलेंस इज कितनी देर का वक्फा है, कैरेक्टर्स 3 to 5 कैरेक्टर्स तक अगर साइलेंस रहे, टर्मिनल 5 वोल्ट पर रहे या माइनस पे RS-232 माइनस लेवल पे चली जाए 3.5 कैरेक्टर्स तक। 3.5 कैरेक्टर का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आपके पास 9600 का बॉड रेट है तो इसका मतलब है कि 9600 बिट्स पर सेकेंड डाटा ट्रांसमिट होगा, तो एक बिट का टाइम कितना हो जाएगा आपका? 1 डिवाइडेड बाई 9600 कितने माइक्रो सेकेंड हो जाएंगे? है कैलकुलेटर किसी के पास? 1 डिवाइडेड बाई 9600 कितना आ रहा है? 104 आप कह रहे हैं ना? 104.2 माइक्रो सेकेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। 104 माइक्रो सेकेंड का टाइम है एक कैरेक्टर के लिए। अगर बॉड रेट आपका 1200 हो जाता है तो फिर एक कैरेक्टर का टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1/1200 हो जाएगा। यहाँ पे 104 माइक्रो सेकेंड का एक कैरेक्टर है, 104 माइक्रो सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 3.5 तो 300 ये हो गए, और आपके तकरीबन 50 और ऐड कर लें, 300 350 माइक्रो सेकेंड का अगर वक्फा आता है और जो टर्मिनल का स्टेटस है वो सेम रहता है, तो ये समझता है कि इसके बाद जो आएगा वो नया फ्रेम आएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली साइलेंस पीरियड, और ये कैरेक्टर 3.5 कैरेक्टर हर बॉड रेट पर डिपेंडेंट होता है कि बॉड रेट हर एक का डिफरेंट होगा, तो साइलेंस भी डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एड्रेस फील्ड, यानी किस स्लेव से कम्युनिकेट करना है। देन आ जाता है फंक्शन कोड कि क्या बात कहनी है या क्या चीज़ हमें चाहिए। देन डाटा किस एड्रेस से चाहिए और कौन सा डाटा चाहिए, कितने रजिस्टर चाहिए। देन चेकसम, CRC रिडंडेंसी, जिसमें मैंने कहा था साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, चेकसम और साइलेंस, उसके बाद साइलेंस आ जाती है, फिर डाटा रिसीव होना शुरू हो जाता है। जबकि ASCII में स्टार्ट होता है 3A हेक्स से, फिर एड्रेस, फिर फंक्शन कोड, फिर डाटा, फिर चेकसम और फिर कैरेज रिटर्न और लाइन फीड। तो यहाँ जो न्यू ट्रांसमिशन डिटेक्ट होती है वो कैरेज रिटर्न और लाइन फीड से होती है, और स्टार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन होती है 3A, जो कैरेक्टर आता है वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब एड्रेस को देखें, अगर हम एड्रेस फील्ड को, तो वैलिड स्लेव डिवाइस एड्रेस आर इन द रेंज ऑफ 0 to 247 तक वैलिड रेंज के अंदर, ठीक। डेसिमल में
द इंडिविजुअल स्लेव डिवाइसेज आर असाइंड एड्रेस इन द रेंज ऑफ 1 to 247 तक हर स्लेव को एड्रेस देना पड़ता है, आपको पहले से बताना पड़ता है आपका एड्रेस 1 है, आपका एड्रेस 2 है। बाद में डिप स्विचेस लगे होते हैं, इन डिप स्विचेस की सेटिंग से आप चेंज कर सकते हैं। बाद में प्रोग्रामेबल होता है, प्रोग्राम करके कन्फिगर कर देते हैं कि आपका एड्रेस ये है, फिर वो उसी को रिस्पॉन्ड करता है। फिर रिक्वेस्ट, अ मास्टर एड्रेसेस अ स्लेव बाय प्लेसिंग स्लेव एड्रेस इन द एड्रेस फील्ड ऑफ मैसेज, यानी इस एड्रेस फील्ड में मास्टर जो है स्लेव का एड्रेस रख के उसे ट्रांसमिट करेगा। रिस्पांस में व्हेन द स्लेव सेंड्स इट्स रिस्पांस इट प्लेसेस इट्स ओन एड्रेस इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द रिस्पांस टू लेट द मास्टर नो विच स्लेव इज रिस्पॉन्डिंग। कल भी हमने इसको जिक्र किया था कि मास्टर जब पैकेट भेजेगा सबसे पहले स्लेव उसमें से देखेगा कि जो एड्रेस मेरा है वही स्लेव रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी सारे स्लेव खामोश रहेंगे। ठीक है। देन सेकेंड फील्ड इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या है? वैलिड कोड्स जो है फंक्शन के वो 1 से लेकर 255 तक डिफरेंट फंक्शन हैं। कुछ रिजर्व्स हैं, कुछ अभी डिफाइन नहीं किए और कुछ डिफाइन कर दिए गए। इसमें फंक्शन जो है बेसिकली द फंक्शन कोड फील्ड टेल्स द स्लेव व्हाट काइंड ऑफ एक्शन टू परफॉर्म, क्या करना है। कोई डिजिटल डाटा लेना है, कोई डिजिटल डाटा राइट करना है, कोई एनालॉग रीड करना है, एनालॉग राइट करना है, या कोई होल्डिंग रजिस्टर्स जो आपकी मेमोरी में है वो हमें चाहिए। रिस्पॉन्स, फॉर अ नॉर्मल रिस्पॉन्स द स्लेव सिंपली इकोज द ओरिजिनल फंक्शन कोड। क्या आपने मुझसे मांगा था फंक्शन कोड 01, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैं 01 के कॉरस्पॉन्डिंग डाटा भेजूँ, तो उसको दोबारा इको कर देता है सिंपल। फॉर एन एक्सेप्शन रिस्पॉन्स द स्लेव रिटर्न्स अ कोड दैट इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल फंक्शन कोड विद इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट टू द लॉजिक। इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये जान लें कि वापसी में जब पैकेट जाता है तो उसमें फंक्शन कोड शामिल होता है। देन डाटा, वैलिड डाटाज आर रेंज ऑफ 0 to 255। मल्टीपल बाइट्स हो सकते हैं लेकिन एक बाइट में की वैल्यू 0 से 255 ही होगी। रिक्वेस्ट, द डाटा फील्ड कंटेन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन विच द स्लेव मस्ट यूज टू टेक द एक्शन डिफाइंड बाय द फंक्शन कोड। दिस कैन इंक्लूड आइटम्स लाइक रजिस्टर एड्रेसेस, क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी हैंडल्ड। रिस्पॉन्स में इफ़ नो एरर अकर्स द डाटा फील्ड कंटेन्स द डाटा रिक्वेस्ट। जो डाटा रिक्वेस्ट में जो चीज़ आप मांगेंगे वो डाटा रिक्वेस्ट दे देगा इसके अंदर। अगर कोई एरर आएगा तो फिर वो कोड जनरेट करेगा कि अब मुझे एरर मिला है आपकी तरफ से, मुझे डाटा सही नहीं मिला है आपकी तरफ से। और फंक्शन कोड में जो 0 फंक्शन कोड है वो अभी आगे देखेंगे क्या है। फिर चेकसम, चेकसम निकालने के लिए जो मॉडबस RTU है वो यूज़ करता है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, 2 बाइट का होता है। और मॉडबस ASCII यूज़ करता है LRC, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक यूज़ करता है 1 बाइट में। एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे मेरे पास 6 बिट्स हैं, इनका मैंने चेकसम निकालना है। एक प्रोटोकॉल ऐसा जो एक्सॉरिंग से हो, लेकिन ये चेकसम जो होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये एक्सॉरिंग से इस तरह से नहीं है। एक्सॉरिंग ज़रूर होती है लेकिन पॉलिनोमियल के साथ भी होती है और रोटेट राइट भी करते हैं, अभी आगे देखते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे पहले 2 बिट को एक्सॉर किया, सेकेंड दो बिट से रिज़ल्ट आया, इसको एक्सॉर किया लास्ट के 2 बिट से, और इसका जो रिज़ल्ट आया उसको हमने शो कर दिया कि ये चेकसम बना है। तो ये एक तरीके से चेकसम बनाने का एक तरीका है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक क्या है। जैसे हमने कहा था कि फ्रेम एग्जाम्पल इन RTU मोड में है। फंक्शन कोड 3, रीड n वर्ड्स, मतलब होल्डिंग रजिस्टर n रजिस्टर्स होल्ड करने हैं हमें। n का मतलब है 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। वर्ड्स में, वर्ड का मतलब है 16 बिट्स को हमने रीड करना है। रिक्वेस्ट, स्लेव एड्रेस 1 बाइट का होगा। फंक्शन कोड 3 है, 1 बाइट का होगा। फर्स्ट वर्ड एड्रेस, कहाँ से उठाना है पहला एड्रेस, उसका एड्रेस जो है 2 बाइट का होगा। कितने रजिस्टर्स चाहिए हमें, वो भी 2 बाइट के होंगे, और CRC भी 2 बाइट का होगा। ठीक है। रिस्पॉन्स में स्लेव अपना एड्रेस देगा कि मेरा एड्रेस ये है। फंक्शन कोड इको करेगा कि मैंने जो फंक्शन कोड आपने 3 मांगा था मैंने 3 दे दिया। नंबर ऑफ बाइट्स रीड, जितने उसने कहा था 100 बाइट रीड करने, तो बताएगा कि आपने 100 बाइट मांगे, फिर उतने बाइट्स ऐड कर देगा, 2-2 बाइट करके उतना ही डाटा वर्ड्स ऐड करेगा, और आखिर में CRC ऐड करके भेज देगा वो उसको। अब फंक्शन कोड्स क्या है। 01 रीड्स एंड कंसेक्यूटिव आउटपुट बिट, जो जैसे हम कहते हैं ना Q 0.0 को रीड करना है मुझे, तो मैं 01 कोड से रीड कर सकता हूँ। इसी तरह से 2 है, रीड n कंसेक्यूटिव इनपुट बिट्स, इनपुट 0.0 को रीड करना है तो फंक्शन कोड में 02 दूंगा। 03 रीड n कंसेक्यूटिव आउटपुट वर्ड्स। 4 रीड n कंसेक्यूटिव इनपुट वर्ड्स, इनपुट को रीड कर सकता हूँ मैं।
रीड 5 जो है राइट वन आउटपुट बिट, कोई एक आउटपुट बिट राइट करनी है मुझे, और 6 जो है वन आउटपुट बिट जो है राइट वन आउटपुट वर्ड। 7 रीड एक्सेप्शन स्टेटस, 8 एक्सेस डायग्नोस्टिक काउंटर्स। तो ये सारे फंक्शन कोड्स दिए हुए। और 0 कोड जो है फॉर ब्रॉडकास्ट कोड है। अगर 0 के साथ जो मैसेज जाएगा वो सारे कोड रिसीव करेंगे, रिस्पॉन्स कोई नहीं करेगा उसका। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आंसर होता है क्लास में, अगर कहते हैं क्लास खामोश तो ये ब्रॉडकास्ट है, उसमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती और वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये PDF आपके पास आ गई है, आपकी ईमेल्स में ये PDF भेज दी गई है इसकी। ठीक है, तो इसलिए इसको सिर्फ समझें, मकसद वहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं, फिर वीडियो भी देख सकते हैं आप, इसकी दोबारा समझना होगा आपको। देन एरर चेकिंग, पैरिटी चेक इवन और ऑड कैन बी ऑप्शनली अप्लाइड टू ईच कैरेक्टर, यानी ये देख सकते हैं कि पैरिटी इवन है या ऑड है, लेकिन जब हम CRC का चेक रखते हैं तो पैरिटी को नन कर देते हैं कि पैरिटी की ज़रूरत नहीं है। फ्रेम चेकिंग, LRC और CRC इज अप्लाइड टू इंटायर मैसेज। कंटिन्यूस स्ट्रीम, द इंटायर मैसेज फ्रेम मस्ट बी ट्रांसमिटेड एज अ कंटिन्यूस स्ट्रीम, एक कंटिन्यूस स्ट्रीम के फॉर्म में हम दे रहे होते हैं। इफ़ अ साइलेंट इंटरवल मोर देन 1.5 कैरेक्टर टाइम्स RTU मोड और 1 second ASCII मोड occurs before completion of the frame, the receiving device flushes the incompatible messages and assume that the next byte will be the address field of a new message. Error checking में the master is configured by the user to wait for a predetermined time out. जैसे कल हमने बताया था कि मास्टर को बताना पड़ता है कि इतनी देर वेट करे, मैसेज एक रिक्वेस्ट भेजने के बाद वेट करे कि इतनी देर में रिस्पांस आना, उसे कहते हैं प्री डिटरमिन्ड टाइम इसको है। जैसे फॉर एग्जांपल 500 मिलीसेकंड, 200 मिलीसेकंड, उसे हम बताते हैं इंटरवल। बिफोर अबॉर्टिंग द ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट करने से पहले इतना वेट ज़रूर करें। द इंटरवल इज सेंड टू बी लॉन्ग एनफ फॉर एनी स्लेव और रिस्पॉन्ड नॉर्मली। इंटरवल को हम बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि स्लेव हमारा कितना क्विक रिस्पॉन्स करता है या स्लो रिस्पॉन्स। बस प्रोसेसर जो है वो 4 मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहे हैं, बास प्रोसेसर काम कर रहे हैं 100 मेगाहर्ट्ज़ पे, तो जो 100 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है वो जल्दी जवाब दे देगा, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट है। जो 4 मेगाहर्ट्ज़ का है उसकी स्पीड स्लोअर है, तो हमें ये पता होगा कि इसका रिस्पॉन्स टाइम स्लोअर है, तो हम मास्टर को ये बताएंगे कि आप एटलीस्ट इतना वेट ज़रूर करें कि जो सबसे स्लोएस्ट हमारे पास मेंबर है उसका जवाब भी हमें मिल सके। ठीक है, अच्छा, इफ़ द स्लेव डिटेक्ट्स ट्रांसमिशन एरर द मैसेज विल नॉट बी एक्टेड अपॉन। अगर कोई एरर मिलता है तो मैसेज को वो उस पर एक्ट नहीं करेगा। द स्लेव विल नॉट कंस्ट्रक्ट अ रिस्पॉन्स टू मास्टर, और मास्टर को रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट करके नहीं देगा। दस द टाइम आउट विल एक्सपायर एंड अलाउ द मास्टर प्रोग्राम टू हैंडल द एरर। फिजिकल लेयर की हम बात करें, इस हमने क्या एप्लीकेशन इन द मोस्ट फिजिकल लेयर यूज ऑन मॉडबस 32 डिवाइसेस इंक्लूडेड द मास्टर कैन बी connected on the bus. This is a bus topology with line termination, यानी जहाँ पे लाइन टर्मिनेट होती है वहाँ पर आपको एक टर्मिनेशन रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है, टर्मिनेशन आपको इम्पिडेंस लगानी पड़ती है कि यहाँ लाइन टर्मिनेट हो गई है। एक ख़ास रजिस्टर होता है वैल्यू का, वहाँ आप कनेक्ट कर देते हैं एंड पे जाके। जैसे वायर चल रही है उसमें मल्टीपल स्लेव लगे हुए, मास्टर भी उसी पे है, तो जहाँ लाइन एंड होगी वहाँ पे एक आपको टर्मिनेशन रजिस्टर लगाना पड़ेगा उसके साथ। मॉडबस की जो बेसिकली इसकी वो है कैरेक्टरिस्टिक या रिज्यूमे टोपोलॉजी, बस विद लाइन टर्मिनेशन। मैक्सिमम डिस्टेंस ये कहता है 1300 मीटर विदाउट रिपीटर, रिपीटर के साथ आप बहुत बढ़ा सकते हैं। बाज़ केसेस में ये 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक भी चला जाता है अगर इन्वायरमेंट नॉइजी ना हो आपका, और केबल्स आप जो है प्रॉपर शील्डेड केबल यूज़ करें। डाटा रेट जो है इसका जो है मैक्सिमम भी जा सकता है 19200 बिट्स पर सेकेंड मैक्सिमम, यानी 19.2 KB किलो बिट्स पर सेकेंड तक डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस विद RS485 32 मास्टर इंक्लूडेड। ठीक है, मास्टर इंक्लूडेड के साथ 32 डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम डिवाइसेस RS485। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक रिज्यूमे में मास्टर स्लेव है, मेथड इसका ट्रांसमिशन मेथड मैसेजिंग है। मैक्सिमम यूजफुल डाटा साइज जो है इसका वो 120 वर्ड्स भेज सकता है, ये कर सकता है। और ट्रांसमिशन सिक्योरिटी LRC और CRC है। स्टार्ट एंड स्टॉप डिलिमिटर्स, पैरिटी बिट और कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग। अब कैलकुलेशन कैसे होती है CRC की? मिसाल के तौर पर एक हमारे पास नंबर है 02 और 07, ये 2 बाइट्स हैं, इनका CRC कैलकुलेट करना है, उसका एक पूरा मेथड बताया है इसमें। मेथड ये है कि पहले जो 02 है आपका, यहाँ देखें लिखा हुआ है 0002,
02 को F के साथ एक्सॉर करें। ये मेथड बुक्स में डिफाइन है। इसका जो रिज़ल्ट आया इसका F और यहाँ ये बिट क्योंकि डिफरेंट थी, सेम थी तो ये 0 हो गया, बाकी ये बिट्स चेंज थी तो ये चेंज हो गया। जब इसने देखा कि राइट मोस्ट जो है 1 है ये, तो इसको इसने क्या किया, रोटेट राइट कर दिया। रोटेट राइट करके इसने देखा कि अब जो हमारे पास आगे चीज़ ये 1 आया और इसने इसको रोटेट राइट करके ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। ये 1 इधर आ गया और ये 0 हो गया और ये 1 यहाँ चला गया हमारे पास। और इसके बाद मूव दोबारा किया उसने, जब 1 आ गया, 1 जब तक आता रहा इसने मूव करता रहा इसे। और उसके बाद पॉलिनोमियल से यहाँ पर इसने एक्सॉर किया, सॉरी बैक। यहाँ पर अगर हम देखें कि मूव करवाने के बाद पॉलिनोमियल जो है, ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 10, जिसे हम कहते हैं a और 1। ये है A001। A001 इज़ अ पॉलिनोमियल वर्ड। पॉलिनोमियल के साथ इसको एक्सॉर करता है, फिर रिज़ल्ट आता है, फिर इसे मूव करवाता है, फिर जब हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम 1 आ जाता है फिर इसे पॉलिनोमियल से एक्सॉर कराता है। इसी तरह से 8 मूव्स करता है। तो जब 2 को इसने 8 मूव्स करवाए इसी प्रोसीजर के तहत, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। और देन फिर 7 को लिया और 7 को इसने इसके साथ एक्सॉरिंग करवा के और अल्टीमेटली 4 1 और 1 2 ये 2 इसने CRC के बाइट कैलकुलेट किए। तो इस तरह से जितने भी डाटा हमने भेजना है सब को कैलकुलेशन करेंगे हम, और कैलकुलेशन करके इसे हम CRC ऐड करेंगे और फ्रेम बन जाएगा। अब हम ये देखते हैं फिज़िकली मॉडबस कैसे हम डाटा को देखते हैं। जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हम देखते कैसे, उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मॉडबस स्लेव का एक सिमुलेटर। ये मॉडबस स्लेव का सिमुलेटर है हमारे पास, राइट। इसमें ऑप्शंस क्या है हमारे पास कि एक तो हम मॉडबस RS-232 सेलेक्ट कर सकते हैं, एक मॉडबस TCP/IP की सिलेक्ट कर सकते हैं, एलन ब्रैडले है, और एक और प्रोटोकॉल मौजूद है। हम अगर RS-232 की बात करते हैं और यहाँ पोर्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ कहता है कॉम पोर्ट बताएं किस पे कनेक्ट करना है मुझे। अब हम कम्युनिकेट करेंगे बिटवीन 2 सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली फ़र्ज़ ये कर लें कि ये जो मॉडबस सिमुलेटर है ये से कोई PLC है। इस PLC में डिफरेंट रजिस्टर्स हैं। कौन कौन से रजिस्टर्स हैं? इसमें डिजिटल आउटपुट्स मौजूद हैं, कॉइल, जिनका एड्रेस शुरू हो रहा है 1 से लेकर और एंड अप हो रहा है ये एड्रेस डिजिटल डिवाइसेस का, डिजिटल IOs का 65535 है। इसी तरह से अगर हम कहें डिजिटल इनपुट्स को, तो डिजिटल इनपुट्स का जो स्टार्ट है वो 10001 से हो रहा है एड्रेस, और जो ये एंड हो रहा है वो हो रहा है 165535 का। इसी तरह से एनालॉग इनपुट्स को रीड करना है तो ये इसका एड्रेस शुरू हो रहा है 3001 से, और जो एनालॉग के एड्रेसेस एंड हो रहे हैं वो हो रहे हैं 365535 पे। देन होल्डिंग रजिस्टर 4001 से शुरू हो रहे हैं एंड 46553 तक जा रहे हैं। तो हर फील्ड का अलग अलग एड्रेस है, हर रजिस्टर का अलग अलग एड्रेस है। तो वो हमें बताना पड़ता है मॉडबस में कि अगर हम 4001 की बात कर रहे हैं तो होल्डिंग रजिस्टर से डाटा देगा। और यहाँ पर अगर हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमें इनिशियल मैसेज देता है कि ये 45 मिनट्स के लिए रन करेगा और उसके बाद ये हैंग हो जाएगा। फुली फंक्शनल कोड है ये, स्लेव है और सिमुलेटर, लेकिन 45 मिनट तक चलेगा फिर हैंग हो जाएगा। फिर कई दफ़ा ऑफ़ करके फिर ऑन करेंगे फिर चल पड़ेगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको 45 मिनट से पहले ऑफ़ करके फिर ऑन कर लें। अब ये कम्युनिकेट कर रहा है सीरियल पोर्ट पे। इसको एक यहाँ कॉम पोर्ट चाहिए। कॉम पोर्ट जो है हमारे पास, क्योंकि इस बिटवीन 2 सॉफ्टवेयर हम कम्युनिकेट करेंगे। वन सॉफ्टवेयर इज़ हमारे पास जो है वो ये है मॉडबस का सिमुलेटर, और ये है स्लेव मोड में, और जो मास्टर मोड है इसका वो है हमारे पास WinTR में। जो एक सॉफ्टवेयर स्कैडा सॉफ्टवेयर WinTR, ये मॉडबस मास्टर के तौर पे काम कर सकता है। इसमें ऑप्शन मौजूद है कि ये मॉडबस मास्टर एक डिवाइस के तौर पर, कंप्यूटर के तौर पे काम कर सकता है, और जो मॉडबस सिमुलेटर है हमारा वो आपका स्लेव डिवाइस या कोई PLC RDU के तौर पे आपको रिस्पॉन्ड करता है। अब मॉडबस को हम आते हैं यहाँ पर, अगर हम फॉर एग्जांपल इसे न्यू कर देते हैं, अदरवाइज़ ये पुराना जो टेस्ट 1 सॉफ्टवेयर है वही रन कर रहा होगा। इसे हम न्यू करते हैं। न्यू में हम इसे जो हमारा फोल्डर है जहाँ पर वहाँ एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, वर्क में ग्रुप 28 में, और न्यू फोल्डर।
WinTR के नाम से। WinTR _ Modbus, इसे हम कहते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम Modbus। जब हमने सेव किया तो ये हमें जो मेन्यू ओपन करके देगा ये प्रोग्राम, सबसे पहले वो कनेक्शन मैनेजर, कि आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। अब अगर हम कनेक्शन मैनेजर में जाते हैं तो यहाँ कनेक्शन मैनेजर में मुख्तलिफ इसके पास ड्राइवर्स मौजूद हैं। ड्राइवर्स में S7 300 400 से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ये OPC से भी कम्युनिकेट कर सकता है, S7 200 पे PPI पे भी कम्युनिकेट कर सकता है, SPLC से कम्युनिकेट करना चाहें ये कर लेगा। Modbus RTU TCP मास्टर के तौर पे भी कम्युनिकेट कर लेगा, Modbus RTU स्लेव के तौर पे भी बिहेव कर सकता है, Profinet पे भी कम्युनिकेट कर सकता है, Omron के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है और Panasonic के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। ये है बेसिकली इसका डेमो वर्जन। अगर आप एक्चुअल वर्जन ख़रीदेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इटसेल्फ अगर हम OPC की बात करें तो OPC में बहुत सारे ड्राइवर्स मौजूद होते हैं, यानी अगर आपके पास यहाँ ड्राइवर नहीं है तो आप OPC से भी ड्राइवर ले सकते हैं बहुत सारे। और OPC को हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे अभी 1-2 रोज़ में, नेक्स्ट कल या नेक्स्ट लेक्चर्स में OPC को देखेंगे। फ़िलहाल जो हमारे जो कंसर्न है वो है Modbus RTU मास्टर, कि हम चाहते हैं ये सॉफ्टवेयर हमारा मास्टर बन जाए और जो स्लेव है हमारा वो बन जाए जो Modbus सिमुलेटर है। इसमें हमने ऐड करना है मास्टर यूनिट को। यहाँ पर इस पोर्शन में राइट क्लिक करके ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड हो जाएगा RTU नेट COM1 9600 बॉड रेट। अगर इसकी प्रॉपर्टी हमने देखनी है, राइट क्लिक नेटवर्क प्रॉपर्टी, ये बता रहा है कि Modbus RTU मोड में काम कर रहा है। अगर इसे हम Modbus TCP/IP पे कर दें तो ये हमसे कहेगा कि IP एड्रेस दे दें और पोर्ट बता दें जिस पर कम्युनिकेट करना है, तो ये उस पर भी कम्युनिकेट कर लेगा। हम कहते हैं RTU तो कह रहा है आप पोर्ट बताएं। पोर्ट हमारे पास COM1 और COM2 अवेलेबल है जो हमने वर्चुअल सीरियल पोर्ट से डेवलप की थी, हम उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। पहले जो कम्युनिकेशन हो रही थी प्रोटियस और लेवियो के दरम्यान हो रही थी, अब कम्युनिकेशन होगी WinTR और Modbus सिमुलेटर के दरम्यान। तो यहाँ पर हम इसे COM1 कहते हैं कि आप COM1 अपने पास कर लें, ऑक्यूपाई करें। और बॉड रेट 9600 बॉड हम चेंज कर सकते हैं, 1200 2400 4800 जो भी चाहें चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारा जो स्लेव है वो किस बॉड रेट को करस्पॉन्ड कर रहा है। क्योंकि स्लेव जो आते हैं वो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं कि आप इस स्लेव के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो 1200 बॉड पे करेंगे, इससे कम्युनिकेट करेंगे 2400 पे करेंगे, 4800 पे करेंगे, ये हमारे पास कन्फिगरेबल है। पैरिटी नन, यहाँ पे पैरिटी हमने नहीं रखी क्योंकि हम CRC से चेकिंग कर रहे हैं। फ्लो कंट्रोल नन, यानी हैंडशेक नहीं है इसके अंदर, जस्ट नल मॉडर्न कन्फिग्रेशन में। ट्रांसमिट रिसीव एंड ओनली ट्रांसमिट रिसीव, और इसमें कोई वो नहीं है हमारे पास डाटा टर्मिनल रेडी और इस किस्म के कोई प्रोटोकॉल हैंडशेक सिग्नल्स नहीं है। यहाँ पे देखें कि पोलिंग इंटरवल जो है 100 मिलीसेकंड। अगर आपको रिस्पांस मिल जाता है तो नेक्स्ट 100 मिलीसेकंड में अगले स्लेव पे चले जाएं और रिस्पांस के लिए वेट करें 500 मिलीसेकंड का। जब रिस्पांस नहीं आता तो अप टू 500 मिलीसेकंड आप वेट करें कि आपको रिस्पांस वहाँ से आ जाए। तो ये हम मास्टर को समझा देते हैं पहले से ये सारी कन्फिगरेशन। ओके, नाउ ऐड स्टेशन में जाएं, इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इसका नाम वह है स्लेव एड्रेस, नाम है स्टेशन 1। स्लेव एड्रेस इसका जो मास्टर स्टेशन एड्रेस है इसका 1 और फेल रिस्पांस क्वेरी 2। अगर 2 दफ़ा फेल होता है तो आप 2 दफ़ा ट्राई करें, इससे ज़्यादा ट्राई ना करें। फिर 32 बिट डाटा वर्ड ऑर्डर और इसके बाद फर्स्ट हाई या फर्स्ट लो रखना चाहते हैं आप ऑर्डर को, हम फर्स्ट हाई रहने देते हैं। 120 क्वाइल्स को हैंडल कर सकता है, 120 इनपुट को, 120 होल्डिंग रजिस्टर को एट ए टाइम हैंडल कर सकता है और 120 इनपुट्स रजिस्टर को ये हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट ग्रुप साइकिल 1। अब यहाँ इसने एक फील्ड और ओपन कर दी, ये कह रहा है एड्रेस बताएं कहाँ से आपने रीड करना है। यहाँ जो Modbus है मेरे पास, दिस वन, इसको तो पहले हम असाइन कर देते हैं पोर्ट इज COM पोर्ट 2। COM पोर्ट 2 का लिंक है, यस, ये लेवियो के साथ लिंक अप है हमारे। इसको हम लेवियो को क्लोज कर देते हैं, फाइल सेव, प्रोटिस को भी ऑफ कर देते हैं, सेव डिज़ाइन।
ताकि ये पोर्ट हमारी फ्री हो जाए। और अभी पोर्ट हमारी फ्री हो चुकी है। अब अगर हम इसको पोर्ट असाइन करते हैं, कॉम पोर्ट 2, ओके, कॉम पोर्ट 2 से मिल गई। अगर कहीं और ऑक्यूपाई होती तो ये बताया था कॉम पोर्ट अवेलेबल नहीं है मेरे पास, राइट। या इसे दोबारा ऑन कर लेते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए। अब अगर हम यहाँ देखते हैं कॉम पोर्ट 2 अवेलेबल है इसके पास। तो यहाँ देखिए कि अगर हम कॉइल की बात करें, कॉइल का जो एड्रेस है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, पहली कॉइल दिस 1, राइट। तो यहाँ पर हम एड्रेस अगर दे दें इसे एड्रेस 1, टैग नेम। टैग नेम का मतलब है कि ये जो बिट है जिसे आप रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं कॉइल को, ये काम क्या कर रही है, क्या किसी लैंप को ऑन ऑफ करवा रही है, क्या किसी सोलेनॉइड को ऑन ऑफ करवा रही है, किसी मोटर को ऑन ऑफ करवा रही है, हीटर को ऑन ऑफ करवा रही है, क्या करवा रही है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये लैंप 1 है मेरा, लैंप 1, और इससे ये लैंप 1 को ऑन ऑफ करवाती है। अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूँ यहाँ से, मॉडबस जो है अभी आप देखें यहाँ पे दोनों लाइट टर्मिनल की ऑफ है, और कम्युनिकेशन को चेक करना हो तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। इस वक्त यहाँ पर ये वेट कर रहा है मॉडेम स्टेटस कि रिंग मेरे पास आए, मुझे रिक्वेस्ट आए कहीं से, और ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये वेट मोड में है और रिसीविंग मोड में ही है। स्लेव ऑलवेज रिसीविंग मोड में रहेगा। और रजिस्टर में देखें आप अगर हम, तो रजिस्टर हमारे पास यहाँ पर 0 है। अगर इसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गुड क्वेरीज कितनी है और बैड क्वेरीज कितनी है मेरे पास। यानी अगर मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर देखें काउंट में गुड और बैड दोनों आ रहे हैं। जितने बाइट्स मिस हो जाते हैं उससे जो इन्फॉर्मेशन मिस होती है तो वो बैड में आ जाती है, और जो आपके पास सही है वो यहाँ पर गुड में आ जाती है। यानी ये कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन कर रहा है। अब यहाँ पर जो बेसिकली जहन में रखें कि मॉडबस का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसके लिहाज से इस इंफॉर्मेशन को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जाते हैं तो ये लाइट आप देखिए ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है इसकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो चुकी है। और यहाँ भी बता रहा है कि कितने सेंड और कितने रिसीव कर चुका है। जितने रिसीव किए उतने ही सेंड किए इसने। अगर रिसीव सही नहीं हुआ, गार्बेज होगा, तो सेंड भी नहीं होगा उसे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉइल का स्टेटस 0 है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर पैकेट्स आना शुरू हो गए, जिसकी हमने जिक्र किया था, पैकेट्स। स्टॉप ट्रैकिंग कर देते हैं। ये बता आपको ये रहा है कि रिसीव इसने जो किया है वो रिसीव किया है 01। 01 इज़ स्लेव एड्रेस, सेकेंड 01 इज़ फंक्शन कोड, थर्ड 2 जो बाइट्स हैं वो बता रहे हैं कि एड्रेस 00 से उठाएं, और एक रजिस्टर चाहिए, हम एक बिट चाहिए इसे, यहाँ से 00 से उठाएं और एक बिट चाहिए। और जो CRC है वो है FD और CA, ये रीड किया इसने। अब ट्रांसमिट जो इसने कहा मेरा स्लेव एड्रेस जो है 1 है, और जो फंक्शन कोड आपने मांगा है वो 1 है। मैं आपको जो डाटा भेज रहा हूँ वो भेज रहा हूँ 1 बाइट का, और उसकी वैल्यू जो है वो 0 है। मेरा जो वो है CRC वो 51 और 88 है, ये वापस रिस्पॉन्ड कर दिया उसने। अब इनकी कम्युनिकेशन को स्टार्ट ट्रैकिंग करके देखें रजिस्टर्स में। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो ये आ रहा है फॉल्स, और इसे अगर मैं डबल क्लिक करके 1 कर दूँ तो ये 1 हो गया। यहाँ पे रिसीव जो डाटा हुआ वो ट्रू हो गया। यहाँ पर अगर इस डाटा को मैं 1 कर दूँ, 0 कर दूँ, एंटर कर दूँ, तो ये फॉल्स वहाँ जाएगा और वहाँ से स्टेटस रीड होगा फॉल्स का। तो इस RS485 सॉरी जो मॉडबस कम्युनिकेशन पे हमने एक बिट को 1 या 0 रिमोट रजिस्टर से किया, ठीक है। अब ये जो एक बिट है, इसके बाद फॉर एग्जांपल हम चेंज करते हैं और हम देखते हैं होल्डिंग रजिस्टर्स को हम कैसे हैंडल करेंगे। एड्रेस जो होल्डिंग रजिस्टर का है बेसिकली वो क्या है, यहाँ से देखें। होल्डिंग रजिस्टर का जो एड्रेस है वो 40001 से शुरू हो रहा है। तो अगर हम यहाँ एड्रेस चेंज कर दें 40001 और इसे हम कह दें कि ये टेम्परेचर है, जो ये डाटा करस्पॉन्ड कर रहा है टेम्परेचर वो कर रहा है, तो कह रहा है डाटा टाइप मिसमैच हो गई है आपकी,
और ये अनसाइंड 16 फॉर एग्जांपल। अनसाइंड 16 का मतलब है 16 बिट का एक रजिस्टर है ये, और अनसाइंड है। और इसे हम कनेक्ट करते हैं जब, क्योंकि देखें एड्रेस जो है वो 40001 का है और फंक्शन कोड इसका बनेगा 03। होल्डिंग रजिस्टर के लिए फंक्शन कोड क्या है, यहाँ दिया हुआ है, ये फंक्शन होल्डिंग रजिस्टर है, पिछले हमने देखा था उसमें है कोड 03। अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन जब होगी, यहाँ से इसे कनेक्ट कर लें और ये कह रहा है उसकी वैल्यू वहाँ पर 0 है अभी। और अगर हम यहाँ देखें और कम्युनिकेशन में चले जाएं, दिस वन, इसको स्टॉप करवाते हैं। कह रहा है रिसीव हुआ है डाटा 01 दैट इज स्लेव एड्रेस, 03 दैट इज फंक्शन कोड, देन 00 मीन्स 00 लोकेशन से हमें डाटा चाहिए। कितने रजिस्टर चाहिए, एक रजिस्टर चाहिए हमें से। और CRC जो मास्टर ने भेजा है वो 84 और 0A भेजा है। रिस्पॉन्ड इसने किया है, ट्रांसमिट इसने किया है कि 01 इज़ द स्लेव एड्रेस, 03 इज़ द फंक्शन कोड। मैं 2 रजिस्टर आपको भेज रहा हूँ, एक का रिस्पांस मांगेंगे तो वहाँ से 2 बाइट आपके पास आएंगे। 2 रजिस्टर भेज रहा हूँ और दोनों की वैल्यू 00 है। मेरा चेकसम B4 और 44 बनता है। अब अगर इसे ट्रैक कम्युनिकेशन करके यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर दूँ, लाइक 100 कर दूँ, और यहाँ पे चेक करूँ जाके, यहाँ ये 100 हो चुकी है, यहाँ पर ये 100 रिसीव कर लिया। अगर मैं यहाँ चेंज करके 500 कर दूँ, एंटर, 500 राइट होगा और 500 वहाँ से रीड होकर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन होल्डिंग रजिस्टर पे भी मैंने करवा ली, डिजिटल IO पे भी करवाई और होल्डिंग रजिस्टर पे भी करवा ली कम्युनिकेशन। तो मॉडबस पे जो कम्युनिकेशन है, अभी जैसे मैं अगर एक रजिस्टर और ऐड कर लूँ इसके अंदर, इस तरह से एक रजिस्टर फॉर एग्जांपल 40002, ये मैं कहता हूँ स्पीड है, राइट। अब इसे कम्युनिकेट करते हैं और यहाँ देखते हैं कि जो एड्रेस है पहला वो ये है 40001 और ये 40002 और इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब अगर कम्युनिकेशन में हम देखें जाकर, स्टॉप, यहाँ पर ये कह रहा है रिसीव में कि ये रिसीव किया इसने डाटा कि 01 इज़ द फंक्शन को स्लेव एड्रेस, 03 इज़ द फंक्शन कोड, 00 इज़ द स्टार्टिंग लोकेशन और 2 रजिस्टर चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिए हैं 2, 1 और 2 रजिस्टर मुझे चाहिए आपसे। देन CRC C408, रिस्पॉन्स आया 01 इज़ द स्लेव एड्रेस, 03 इज़ द फंक्शन कोड और 4 रजिस्टर भेज रहा हूँ मैं आपको। पहला रजिस्टर है 01, दूसरा रजिस्टर है 4F जो कि बनता है किसके इक्विवेलेंट, 500 के इक्विवेलेंट, 01 और 4F 500 के इक्विवेलेंट, और दूसरा रजिस्टर है 00 और CRC जो सामने है वो है BA3D। अब यहाँ से इसको ट्रैक कम्युनिकेशन करके अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा इस वाले में, अभी यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 00 आ रहा है। जब मैं इसे यहाँ से चेंज करूँगा, से फॉर एग्जाम्पल 300, ओके, यहाँ देखिए 300 आ गया। तो जितने रजिस्टर्स हमने मंगाने हैं वो हम फंक्शन कोड के हिसाब से, उनके एड्रेस के हिसाब से डाटा मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थी ये थी मॉडबस की, हमने देखा, स्ट्रक्चर को भी देखा, समझने की कोशिश की और कम्युनिकेट करके भी देखा हमने कि मॉडबस को किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, ये चीज़ WinTR से भी होती है और ये चीज़ सीमेंस का जो सॉफ्टवेयर है WinCC उससे भी हम कर सकते हैं। उसको हम देखेंगे मॉडबस से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। फिर हम WinTR को देखेंगे कि WinTR जो है वो किस तरह से एक्चुअल जो इसका GUI बनता है WinTR का वो किस तरह से डेवलप होता है। अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पर बेसिकली, यहाँ आपको आइडिया क्या हुआ आज के इसमें, एक तो ये आइडिया हुआ कि किस बेसिकली मॉडबस क्या चीज़ है, ठीक है, और सीरियल कम्युनिकेशन क्या होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन कैसे करवाते हैं और मॉडबस का पैकेट क्या होता है। अब मॉडबस में जो डाटा है बेसिकली कम्युनिकेशन में, ये डाटा गार्बेज नहीं हो सकता क्योंकि CRC जो कैलकुलेशन है वो इतनी कम्बरसम है कि कोई बिट मिस नहीं हो सकती इसके अंदर। वो बहुत ही टाइट स्ट्रक्चर है, डाटा इसके अंदर कोई भी गार्बेज होने का कभी भी चांस नहीं रहता आपके पास, राइट। इसे हम डिस्कनेक्ट करते हैं और इसको
रजिस्टर। इस तरह से हम इससे कम्युनिकेट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली जो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे हमने अभी देखा एक WinTR है, इसी तरह से एक WinCC है, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या हैं और ये PLC से कैसे लिंक होते हैं। पहले हम ये करते हैं, इस PLC को इससे लिंक करवाते हैं इसी WinTR से, और देखते हैं कि हमारी PLC अभी हमने कम्युनिकेट किस पे किया है, इसके साथ हमने कम्युनिकेट किया है मॉडबस एज ए मास्टर। PLC जो हमारी वो है S7200 PPI कोड। तो जब हम PPI पे काम करेंगे तो ड्राइवर PPI का सिलेक्ट करेंगे, जब मॉडबस पे काम करेंगे तो ड्राइवर मॉडबस का सिलेक्ट करेंगे। PPI के एड्रेसेस हमें पता है। S7200 के एड्रेस, अगर पहली Q आउटपुट को ऑन करना है तो किस बिट को सेट करेंगे, Q 0.0। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि इस PLC को लगा के क्या इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम Q बिट को हैंडल कर सकते हैं इसकी। अब यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले चेक करते हैं किस पोर्ट पे डिटेक्ट हुई है ये PLC। प्रॉपर्टीज़, डिवाइस मैनेजर, इसको रन मोड में कर दें। ठीक, और यहाँ कॉम पोर्ट 4 पे डिटेक्ट हुई है ये PLC हमारी। तो यहाँ पर भी WinTR में एक तो हमारे पास जो सर्वर है वो बना हुआ है, ये जो हमारा क्लाइंट है, मेन सॉफ्टवेयर क्लाइंट है। एक तरफ तो मॉडबस से वो कम्युनिकेशन कर सकता है। इस मॉडबस को फ़िलहाल हम ऑफ़ कर देते हैं ताकि इसका टाइम ओवर ना हो जाए। और सेकेंडली कम्युनिकेट करना चाहते हैं S7200 PPI से, तो यहाँ जाके ऐड करेंगे हम इसे। ऐड, यहाँ आ गया COM1, जबकि ये किस पे है, COM नेटवर्क प्रॉपर्टी COM4 पे। बॉड रेट क्या है PLC का, 9600। PC एड्रेस जो है बेसिकली PPI एड्रेस है वो 1 है हमारा। पोलिंग इंटरवल जो है 100 मिलीसेकेंड है, यानी 100 मिलीसेकेंड के बाद दूसरे स्टेशन पे जाएगी। और PPI का जो एड्रेस है हमारे कंप्यूटर का, दैट इज़ 1। नाउ ऐड स्टेशन 2, इसे डिटेक्ट किया स्टेशन 2, जो PLC का एड्रेस है वो स्टेशन 2 है हमारा। नाउ ग्रुप साइकिल, ग्रुप साइकिल में एड्रेस, मैं एड्रेस करना चाहता हूँ Q 0.0 को। टैग नेम, टैग नेम फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ solenoid_1। पहला सोलिनॉइड जो है Q 0.0 से कनेक्टेड है, तो ये टैग नेम देना ज़रूरी है इसे अब मैं इसके साथ कम्युनिकेट करवाऊँ और यहाँ से इसको मॉडबस से कम्युनिकेट करवा दूँ। ये कम्युनिकेशन हो रही है इससे, और यहाँ देखें सारी गुड क्वेरीज मिल रही हैं इससे, कोई बैड नहीं मिल रही। इसमें मतलब PLC जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा सिक्योर वे में है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन विद मॉडबस है उसमें एरर भी है, इसलिए कि दोनों सेम इन्वायरमेंट में काम कर रही हैं और विंडोज़ है थ्रेडिंग में चल रही है, तो किसी और डाटा मिस हो जाता है विंडोज़ से, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर मल्टीपल थ्रेड्स में काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये हार्डवेयर है लिहाजा इसका टाइम आउट हो ही नहीं सकता, तो लिहाजा यहाँ अगर हम देखें इस PPI में तो हमें ये मिल रहा है, सारे रिस्पॉन्सेज में से एक बैड रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। अब अगर Q को मैं ऑन ऑफ करना चाहता हूँ, इस वक्त स्टेटस का फॉल्स है, यहाँ अगर मैं 1 कर दूँ तो Q ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसे ये पता है मेहरान KZ200 किसी की नहीं है, नहीं आना। तो इसका मतलब है कि ये जो Q 0.0 है इसने ऑन करवा दी। इसी तरह से अनदर ऐड करते हैं फील्ड, दैट इज़ Q 1.0। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर मेरे पास जो है वो motor_1।
ये फॉल्स है। इसे अगर 1 कर देते हैं, ट्रू 1 एंटर 1.0 ऑन हो गया। तो जिस एड्रेस को भी हम प्ले करना चाहें, जिसको चेंजेस करना चाहें, वो हम इस सॉफ्टवेयर से चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विद दिस PLC और मॉडबस में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विद दिस, इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अगर हम इसे यहाँ से वैल्यू चेंज करते हैं, से फॉर एग्जांपल 500, तो यहाँ पर भी 500 आ गया। तो एट ए टाइम जो है मल्टीपल डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग दिस SCADA सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली SCADA सॉफ्टवेयर है। और SCADA सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं विद डिफरेंट स्लेव और चेक करते हैं कि मेरे सारे स्लेव जो हैं मुझसे डाटा सही रिसीव और ट्रांसमिट हो रहा है। फिर आप इसकी ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं, ग्राफिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। जो आपने GUI डेवलप करनी है वो ग्राफिकली डेवलप करते हैं। अगर हम इसी को कंटिन्यू करें, फॉर एग्जांपल हम नहीं जाते इस पे VCC पे, वो इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। इसी पे अगर हम करें और इसको हम देखें कि इसका जो ग्राफिक्स है वो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। इनपुट वो जो फिज़िकली ना लगी हुई, मिसाल के तौर पर अगर जो इनपुट रीड कर रहा है, इसमें इनपुट जो हमारे पास है दैट इज़ 1.5 लास्ट हमारी है, राइट। तो 1.5 पे अगर आप कुछ भेजेंगे तो वो जब नेक्स्ट स्कैन साइकिल में वहाँ से रीड करके आएगा तो उसको नई वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो ऐसी जगह भेज सकते हैं इनपुट जो कि वैकेंट पड़ी हुई हो, जिसको कि ये अपडेट ना कर रहा हो, ठीक है। जैसे 15.7 तक तो इसके पास अवेलेबल है, इससे ऊपर जो है 16.1 आप लिख लें, वो रीड राइट हो जाएगी। और यहाँ से जो इनपुट देंगे तो वो फिर आपके जो PLC के अंदर इफेक्ट होगी, राइट। अब हम देखते हैं कि इसकी ग्राफिक्स जो है वो कैसे, क्या चीज़ें, इसकी क्या फीचर्स हैं। मॉडबस को फिर अगेन हमें बंद करना पड़ेगा ताकि ये टाइम ओवर ना हो जाए इसका। यहाँ पर हमने 2 अपने सर्वर से लिंक किया इस्टेब्लिश, एक किया है S7200 PPI से और एक मॉडबस RTU मास्टर्स बन गए, हम स्लेव से लिंक किया है और दोनों जगह से डाटा लेके हमने देखा कि डाटा हमारे पास आ रहा है। अब अगर हम यहाँ देखें रजिस्टर टैग लिस्ट में, रजिस्टर टैग लिस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने कहा कि आपके पास PPI नेटवर्क पे एक ये टैग है, PPI नेटवर्क पे दूसरा टैग है और RTU नेटवर्क पे टेम्परेचर और स्पीड आपके पास मौजूद है। यानी जो 4 टैग्स थे हमारे, 2 टैग इसके और 2 टैग इसके PPI के और 2 इस मास्टर के। यहाँ पर अगर हम देखें रजिस्टर टैग लिस्ट में तो 4 हो गई कि PPI से कौन सा आ रहा है और RTU से कौन सा आ रहा है हमारे पास, राइट। यहाँ पे लिखा है नॉट हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब है इसकी डाटा लॉगिंग नहीं होगी। अगर आप हिस्टोरिकल कर देंगे तो ऑटोमेटिक डाटा लॉगिंग शुरू हो जाएगी इसकी, कि टाइम वाइज कि ये कौन सी वैल्यू कितने बजे क्या वैल्यू थी और उसको एक्सेल की फॉर्म में ये स्टोर करता जाएगा। वो हम फ्यूचर में देखेंगे हिस्टोरिकल और नॉन हिस्टोरिकल क्या होता है। टाइप इनकी बोलियन है, इसका ही बोलियन है और अनसाइंड इंटीजर इसका है और अनसाइंड इंटीजर इसका है। और इसकी जो बेसिकली वैल्यू है टेम्परेचर की वो आ रही है 500। नेक्स्ट स्टेप इज़ गो फॉर स्क्रीन डिज़ाइनर। स्क्रीन डिज़ाइनर में यहाँ कोई स्क्रीन मौजूद नहीं है, लिहाजा हम न्यू स्क्रीन क्रिएट करते हैं। न्यू स्क्रीन आ गई हमारे पास। अब इस स्क्रीन में राइट क्लिक करके स्क्रीन प्रॉपर्टीज़, स्क्रीन प्रॉपर्टीज़ में स्क्रीन का नाम आप चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन 1 लिखा हुआ है, नेम कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड में कोई इमेज देना है, अगर आपने इसके ऊपर प्लांट की पिक्चर देनी है तो बैकग्राउंड में आप इमेज दे सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज। अगर हम यहाँ पर USB लगा कर डाटा इंस्टॉल कर लेने की चेक करेंगे तो वहाँ से इमेज लेके इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे तो प्लांट की पूरी पिक्चर आ जाएगी। जैसे हमारे पास पिक्चर उसकी थी, अगर मैंने आपको दिखाई हूँ, इसमें है नहीं, वुड कटर की वीडियो मैंने दिखाई थी आपको, इसमें नहीं, चले नेक्स्ट में कल क्लास में आपको दिखा दूँगा। तो स्क्रीन प्रॉपर्टीज़ में रिफ़्रेश टाइम, रिफ़्रेश टाइम है कि स्क्रीन जो है बेसिकली कितनी देर बाद अपडेट हो। यहाँ लिखा है 1 सेकंड के बाद अपडेट हो, हम इसे चेंज कर सकते हैं कि नहीं 0.5 सेकंड के बाद अपडेट होना चाहिए। स्क्रीन नंबर 0 है, ठीक है, 0 रहने दें, 1 करना है 1 कर दें स्क्रीन को। तो इस स्क्रीन पे हम
ये देखते हैं कि जो हमने उस बिट को वहाँ से ऑन ऑफ किया था, क्या हम यहाँ से इस बिट को ऑन ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए अगर राइट क्लिक करें तो हमारे पास नेट कंपोनेंट्स में मौजूद है बटन, एक बटन हम यहाँ ले लेते हैं। इस बटन का नाम चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़, इसकी जो टेक्स्ट है ऑन टेक्स्ट, जब ये ऑन हो तो क्या टेक्स्ट हो, हम कहते हैं कि जो हमारे पास SOLI अंडरस्कोर ऑन, ऑन, एंटर, ऑफ टेस्ट SOLI अंडरस्कोर ऑन। ऑफ ना लिखें क्योंकि हम तो एक बार प्रेस करके छोड़ देंगे, वो लैचिंग नहीं है ये, तो दोनों सूरतों में एक ही लिखते हैं कि यही आए सॉलिड ऑन, इसका नाम हमने दे दिया। अब इससे हमने जब प्रेस करें तो वो लैंप हमारा ऑन ऑफ होना चाहिए। ठीक है, क्या लिंक इस्टेब्लिश करेंगे, अगेन हम जाते हैं रजिस्टर टैग लिस्ट में और एक टैग अपना ऐड करते हैं। वो टैग अपना ऐड कैसे करते हैं, इसके अंदर जो टैग की वैल्यू को हम 10 करेंगे और इस टैग की वैल्यू को कॉपी कर देंगे इस टैग के ऊपर। अपना टैग कैसे एंटर करेंगे, न्यू इंटरनल टैग ऐड, एक टैग मेरे पास आ गया। इस टैग का नाम मैं दे सकता हूँ टॉगल, TOGGFLG, टॉग फ्लैग। डाटा टाइप इसका जो है वो दैट इज़ बूलियन, टॉग फ्लैग, टॉगल फ्लैग मैंने नाम रख दिया। अब इस टॉगल फ्लैग को मैं टॉगल कैसे करवाऊँ, इसको टॉगल करवाने के लिए इसको सेव कर देते हैं। इसने हमें यहाँ दिया हुआ है स्क्रिप्ट राइटर, इसमें आप कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये VB का इसका बेसिकली वो है स्ट्रक्चर के VB में प्रोग्रामिंग जैसे करते हैं। अब अगर यहाँ प्रोग्राम लिखना है मुझे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है वेरिएबल डिक्लेयर करना, किसी भी लैंग्वेज के वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे। इसमें आसान काम इसने ये कर दिया है कि यहाँ से राइट क्लिक आप करें, टॉग फ्लैग और SOLI1 दो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे इसमें। राइट क्लिक करके इसे ऐड टैग इन स्क्रिप्ट, तो ऑटोमेटिकली इसने डिक्लेयर कर दिया पब्लिक SOLI_1 एज बूलियन, पब्लिक टॉगल फ्लैग एज बूलियन, डिक्लेयर कर दिया इसने। हमें ज़रूरत नहीं है फिक्र करनी, हमें जस्ट इनका एक्शन परफॉर्म करना है। कैसे परफॉर्म करना है कि टॉग फ्लैग जो है हमारा टॉगल फ्लैग Ctrl+C एंड Ctrl+V इक्वल्स टू Ctrl+V नॉट टॉगल फ्लैग कर देंगे। टॉगल फ्लैग जो भी था उसको नॉट करके टॉगल फ्लैग में डाल दो। अगर पहले 0 था तो 1 हो जाएगा, 1 था तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू है Ctrl+C एंड Ctrl+V इक्वल्स टू टॉगल फ्लैग Ctrl+C एंड Ctrl+V। ये प्रोग्राम ने लिख दिया कि जस्ट एक बिट को 1 या 0 कर दो, 1 था तो 0, 0 था तो 1 कर दो। सेव करने का ऑप्शन यहाँ नहीं दिया इसने। जब तक के फॉन्ट सिंटैक्स को हम चेक नहीं करेंगे इसके स्क्रिप्ट को, अगर स्क्रिप्ट में एरर है तो ये हमें सेव नहीं करने देगा ये। अगर एरर नहीं है तो सेव का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ एरर प्रोड्यूस कर दूँ कोई और कंपाइल करूँ तो ये बता देगा कि आपके पास एरर आ गया, और एरर पे जाना है तो यहाँ से एरर पे चले जाए और फिर ये सेव का ऑप्शन ख़त्म हो गया। अगर एरर नहीं है कंपाइल करें, एरर नहीं है, सेव का ऑप्शन आ गया। सेव किया इसे, जहाँ हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ था वहाँ न्यू स्क्रिप्ट के नाम से आ गया। इसे मैंने कह दिया टॉग आउटपुट, टॉगल आउटपुट। स्क्रिप्ट ये है टॉगल आउटपुट करवाने के लिए स्क्रिप्ट है मेरे पास, ये मैंने सेव कर दिया इसके अंदर। अब ये स्क्रिप्ट कब कॉल होगा, ये स्क्रिप्ट कॉल होगा, स्क्रीन डिज़ाइनर में जाएं, ओपन करें मेन, ओपन, यहाँ स्विच है। जब इस स्विच को प्रेस करूँगा तो स्क्रिप्ट कॉल होगा। ये कैसे कॉल होगा, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में इसका फंक्शन, इस स्विच का फंक्शन डिफाइन करना है। कैसे, जब मैं माउस को डाउन करूं, क्लिक डाउन करूं तो ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाए, माउस डाउन पे या माउस अप पे। जब मैं रिलीज़ करूं माउस को तब फंक्शन एक्टिवेट हो।
मैं कहता हूँ माउस डाउन करूँ तब एक्टिवेट। एक और विंडो खुल गई। इस विंडो में बता रहा है कि एक्शन स्क्रिप्ट क्या है, टॉगल आउटपुट एक्शन स्क्रिप्ट है जो कि इस बटन को दबाने से एक्टिवेट होगा। और इसको मैं ऐड कर दूं फंक्शन लिस्ट में, अगर ऐड नहीं करूंगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा और रन नहीं करेगा। तो हमने यहाँ से बताया कि एक्शन स्क्रिप्ट जो है यहाँ से हमने इसको रन करवाना है और इसे फंक्शन लिस्ट में ऐड कर दिया। ओके, अब हर जो एप्लीकेशन होती है हमारे पास कंप्यूटर की, उससे एग्ज़िट करने के लिए प्रॉपर कोई बटन होना चाहिए। हमारे इसमें कोई एग्ज़िट का बटन नहीं है, ठीक है। यहाँ हम एक बटन ऐड करते हैं एग्ज़िट का, .NET बटन यहाँ रख देते हैं एग्ज़िट के लिए, और इसे चेंज करते हैं प्रॉपर्टी में टेक्स्ट, ऑन टेक्स्ट बटन है इसका, एग्ज़िट कर देते हैं, सॉरी ये एग्जैक्टली एग्ज़िट एंड ऑफ टेक्स्ट एग्ज़िट। जब बटन को प्रेस करें तो एग्ज़िट हो जाए। अब इसका भी एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, फंक्शन, माउस डाउन में यहाँ पे लिखा है स्क्रीन, ओपन स्क्रीन, यहाँ पे इसके प्रेस करने से एग्जिट स्क्रीन होना चाहिए। इसे भी ऐड कर दिया, ये फंक्शन लिस्ट में आ गया। अब इसे प्रेस करने से एग्जिट कर जाएगा स्क्रीन से, इसे प्रेस करने से वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा जो हमने लिखा था। अब इसको चेक करते हैं कि वाकई ऐसा काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसको यहाँ से हम इसे रन कर सकते हैं। ये जो हमारे पास ये आइकन है ये रन के लिए, और ये जो है रन टाइम डेवलप करने के लिए। रन टाइम का मतलब है एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करके दें कि यूज़र के पास अगर ये सॉफ्टवेयर ना भी हो तब भी वो रन कर सके इसे। उसे कहते हैं एप्लीकेशन डेवलप करना, रन टाइम। तो हमारे पास क्योंकि फुल वर्जन नहीं है लिहाजा हम रन टाइम डेवलप नहीं कर सकते इसका। अगर हम लाइसेंस वर्जन लेंगे तो रन टाइम डेवलप कर सकते हैं। ये डेमो मोड है इसका। तो यहाँ पर हम इसे अगर नॉर्मल रन करके देखते हैं, यस, यहाँ हमारे पास ये स्विच आ गया। अगर इसको प्रेस करेंगे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। अभी Q0.0 जो है दैट इज सोलेनॉइड 1, वो क्या है, 0 है। इसे प्रेस करेंगे, 1 था तो 0 था तो 1 हो गया और वो कॉपी वहाँ चली गई, लैंप ऑन हो गया। दोबारा प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगा, फिर प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से एक फंक्शन परफॉर्म करें जो कि डायरेक्टली लिंक है PLC के साथ। इसी तरह से एक बिट से हम उसको भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं जो हमारे पास मॉडबस RTU स्लेव सिमुलेटर में था। उसको भी इसी तरह से हम, क्योंकि उसका टैग हमें पता है कि ये कॉपी किस टैग पर भेजनी है हमें। अगर हम ये करें कि इसको एग्ज़िट करें स्क्रीन को, ये एग्ज़िट हो गया। यहाँ चले जाएं स्क्रीन में, पहले कनेक्शन मैनेजर में जाकर देखें कि जो हमारे पास मोटर 1 है ये PPI की है और RTU में टेम्परेचर और स्पीड है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडबस यहाँ पर जाके मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर में एक दे दूँ 01 और इसे मैं कह दूँ कि लैंप 1, ये टैग डिफ़ाइन कर दिया मैंने। इसे सेव करेंगे और अगर हम जाके देखें अपने रजिस्टर टैग लिस्ट में तो अब हमारे पास एक लैंप 1 भी आ गया। लैंप 1 किस पे, RTU पे। और इसके लिए हम रन कर दें स्लेव को, और स्लेव की किस बिट को चेक करेंगे हम, दैट इज़ कॉइल को, जो कि 1 का एड्रेस हमने दिया है। अब अगर हम यहाँ जाकर इसके स्क्रिप्ट में इसे बताते हैं स्क्रिप्ट राइटर, ओपन, टॉगल आउटपुट, और ये जो नया हमने ऐड किया एक वेरिएबल दैट इज़ लैंप 1, वो यहाँ मौजूद होगा लैंप। इसको भी डिफ़ाइन कर दें, ऐड टैग इन स्क्रिप्ट, ये भी डिफ़ाइन हो गया लैंप। तो जो सोलेनॉइड 1 है उस पर हमने टॉगल फ्लैग को भेजा था, अब लैंप पर भी भेज देते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V इक्वल्स टू टॉगल फ्लैग, Ctrl+C एंड Ctrl+V। मैंने 2 जगह कॉपी भेजी, एक RTU पे भेजी और एक PPI पे भेजी, राइट। सिंटैक्स चेक करते हैं इसका, स्क्रिप्ट सही है, सेव कर देते हैं। अब ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कॉल होगा स्विच प्रेस करने पे। तो अगर हम स्क्रीन डिज़ाइन में जाकर इसे ओपन करें मेन को, तो इसी स्विच से ये ऑन ऑफ होगा।
लिहाजा इसे रन करते हैं और यहाँ से इस पे करने से ये 10 हो रहा है और इस बिट को देख लेते हैं। ये बिट प्रेस किया, ये बिट भी 1 हो गई। तो 2 स्टेशंस पे हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं एक वक्त में, ठीक है। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग हो रही है सेंट्रल स्टेशन से। सेंट्रल स्टेशन हमारे पास क्या है, ये हमारा स्कैडा सॉफ्टवेयर। इससे हम इसको भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं और अपने दूसरे स्लेव को भी, जो किसी और नेटवर्क पे मौजूद है, उससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक तरफ कम्युनिकेशन हो रही है मॉडबस पे और एक तरफ कम्युनिकेशन हो रही है पीपीआई प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कि हम किस तरह से एक सॉफ्टवेयर के साथ, पहले हमने लिंक इस्टेब्लिश किया सिर्फ सीरियल कम्युनिकेशन क्या होती है, फिर हमने देखा मल्टीपल बाइट कम्युनिकेशन क्या होती है, फिर हमने देखा कि मॉडबस जो है वो क्या होती है, फिर हमने मॉडबस पे कम्युनिकेशन करवा के देखी स्लेव किसे कहते हैं, मास्टर किसे कहते हैं। फिर हमने कम्युनिकेशन करवाई एक और प्रोटोकॉल पे, दैट इज़ पीपीआई प्रोटोकॉल, और पीपीआई पे पीएलसी से कम्युनिकेट करवा के हमने देखा इसको। तो यहाँ पर हमारा एक बेसिक स्कैडा का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि किस तरह से स्कैडा सॉफ्टवेयर डिफरेंट हार्डवेयर्स को एड्रेस करते हैं और उनसे कम्युनिकेट करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह विन-सीसी को, कि विन-सीसी जो है उसमें जो हम जीयूआई डेवलप करते हैं, उसमें जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं वो कैसे करते हैं उसके साथ, राइट। डिफरेंट हार्डवेयर, पहले हम उसको मॉडबस से लिंक करेंगे विन-सीसी को, फिर हम देखेंगे कि इसके पास विन-सीसी में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पीपीआई पे कम्युनिकेट करे, फिर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे ओपीसी को और ओपीसी से डाटा लेंगे पीएलसी से ओपीसी में और ओपीसी से विन-सीसी में लेंगे। जिस तरह यहाँ हमने किया इसी तरह विन-सीसी में करेंगे। फिर एक प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर में जीयूआई डेवलप करेंगे दोनों की, और दोनों पीएलसीज को कम्युनिकेट करेंगे थ्रू विन-सीसी भी और विन-टीआर भी, राइट। और फिर पावर एक्सप्लोर करेंगे कि विन-टीआर की क्या पावर्स हैं और विन-सीसी की क्या पावर्स हैं, राइट। तो इसको एग्जिट करते हैं यहाँ से, सेव, सेव, स्टॉप।